ये कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई, और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। एपिसोड या की पुरानी यादें, मंदिर में जाना। अभी तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि किया अपने ऑफिस जाती है और वहां पर वह सारे रिकॉर्ड्स चेक करती है। इस तरह से उसे काम करते हुए काफी देर हो जाती है। अब आगे किया अपने घड़ी में टाइम देखी है तो अब शाम के 7 बजे बज रहे थे। किया जल्दी से अपने मैनेजर राहुल को बुलाती है और राहुल को मुंबई यूनिवर्सिटी के आसपास एक फ्लैट देखने के लिए कहती है। इस कॉर्पोरेशन में किया का मैनेजर राहुल उसका बहुत ही भरोसेमंद आदमी था। उसे अच्छे से पता था कि वह कोई भी सीक्रेट कभी भी लीक नहीं कर सकता है, इसलिए किया उसके सामने बेझिझक होकर अपनी बात कर सकती थी। किया राहुल से कहती है कि अपार्टमेंट ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। राहुल किया की तरफ बहुत ही आश्चर्य से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हमारे कंपनी की इतनी बड़ी सीईओ आखिर में एक छोटा अपार्टमेंट क्यों ढूंढ रही है। राहुल की नजरों को देखते हुए किया ने राहुल से बताया, वहां पर मैं रहूंगी। उसके ये 2 शब्द कहानी के बाद राहुल तो बिल्कुल बहुत चक्का होकर अपनी मैडम को देखने लगता है। उसे समझ में नहीं आता है कि उनकी मैडम उसे अपार्टमेंट में क्यों रहेगी, जबकि उनके पास तो अपने काफी बड़े बड़े बंगले हैं। राहुल अपने दिमाग में अभी यह सोच ही रहा था कि सामने से किया की एक कड़क आवाज सुनाई देती है, अगर अब दिमाग में जोर दे चुके हो तो जाकर मेरा ये काम करो, ये काम आज के ही आज हो जाना चाहिए। किया की गुस्से भरी आवाज को सुनकर राहुल जल्दी से अपना सर हमें खिला है और कमरे से जल्दी से भाग जाता है। कमरे के बाहर आकर राहुल अपने सीने में हाथ रखकर जोर से सांस लेते हुए कहता है, बाप रे। मैडम की आंखों को देखकर तो इतना ज्यादा डर लगता है कि मानो जान ही निकल जाएगी। चल राहुल, जल्दी से अपना काम कर ले, वरना आगे मैडम क्या करेंगे वह तो सोच भी नहीं सकता। इतना कहकर राहुल वहां से निकल जाता है। राहुल के जाने के बाद किया भी अपने सीट से उठ जाती है। अब उसे भी निकलना होगा, क्योंकि अभी उसे अपने विला में जाकर और भी कुछ जरूरी काम था। इसलिए किया तुरंत अपने रूम से निकलकर बाहर चली जाती है। नीचे पार्किंग में आकर वह अपनी कर लेती है। तभी उसके बॉडीगार्ड उसके चारों तरफ आकर खड़े हो जाते हैं। किया उन्हें इंस्ट्रक्शन देती है, आप लोग मेरे पीछे मत लिए, मैं अकेले ही जाना चाहती हूँ। उसकी बातों को सुनकर सब वहीं रुक जाते हैं। किया अपनी कार लेकर निकल जाती है। लगभग 1 घंटे बाद किया जैसे ही अपनी डेस्टिनेशन की ओर जा रही थी, उसे दूर कहीं घटिया की आवाज सुनाई पड़ती है। वो घंटी वहीं पास ही बने माँ दुर्गा के मंदिर की थी, जो कुछ दूर पर एक छोटी पहाड़ी पर बना हुआ था। किया बचपन में अपने दादाजी के साथ इस मंदिर में अक्सर ही आया करती थी। आप जब उस रास्ते से किया जा रही थी तो उसे वही माता रानी के मंदिर की घटिया की आवाज सुनाई पड़ती है। जैसे ही यह आवाज किया के कानों में सुनाई पड़ती है, उसके दिल को बहुत ही सुकून मिलता है। उसे अपने दादा के साथ बिताए हर लम्हों की याद आने लगती है। वो कितने अच्छे पल थे जो वह अपने दादा के साथ बिताया करती थी, पर आज ऐसा कुछ नहीं है। उसके नादानी, उसकी मासूमियत तो कहीं दूर छूट गई है और आज जो उसके जिंदगी में है वह सिर्फ मौत शा खौफ है। अचानक ही किया अपने गाड़ी की ब्रेक लगा देती है। उसका दिल नहीं कर रहा था कि वह आगे बढ़े, फिर ना जाने कैसे ही वह अपने घर का दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है। अब उसका दिल कर रहा था कि वो उसे मंदिर में एक बार फिर से जाए। उसके कदम अपने आप ही उसे मंदिर की ओर बढ़ने लगते हैं, मानो ऐसा लग रहा था कि कोई शक्ति हो जो उसे अपने पास बुला रही है। किया अपने तेज कदमों से मंदिर की तरफ बढ़ जाती है। मंदिर थोड़ी ऊंचाई पर बना हुआ था, जहां तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। किया अपने पर सीढ़ियों पर रख देती है।
अब वो ऊपर की ओर जाने लगती है। जैसे ही वो ऊपर पहुंचती है तो देखते हैं आज भी मंदिर में वही माता रानी की मूर्ति स्थापित है, जिसे देखकर किया बचपन में बहुत ही ज्यादा खुश हो जाया करती थी। वो अपने सारे गिले शिकवे यही माता रानी के मंदिर में आकर माता रानी से किया करती थी। आज फिर से किया माता रानी के सामने खड़ी एकटक उन्हें देख रही थी, पर ना तो उसकी होठों पर किसी भी प्रकार का गिला शिकवा था और ना ही किसी प्रकार का शिकायत। वो कुछ देर वहां ऐसे ही खड़ी रहती है, फिर वो मंदिर के दूसरी तरफ चली जाती है, जहां से जंगल का नजारा दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। ऊंचाई से ये दृश्य देखने में काफी अच्छा लग रहा था। किया कुछ देर तक जंगल की तरफ ही एक तक देखते रहती है। उसे यहाँ आकर दिल को बड़ा सुकून मिल रहा था। वह कुछ पल यहाँ और रुकना चाहती थी, इसलिए वह वही दीवार के साइड बने एक बड़े से चबूतरे पर बैठ जाती है और जंगल की ओर देखने लगती है। दूर दूर तक जंगल फैला हुआ था। कटीली जंगली झाड़ियों पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। ये जंगली फूल देखने में काफी अच्छे लग रहे थे कि यह एक तक उधर ही देखे जा रही थी। अभी उसे यहाँ बैठे आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि उसके कानों में बंदूक की गोलियों की आवाज सुनाई पड़ती है। पता नहीं यह आवाज कहाँ से आ रही थी, जो चारों तरफ गूंज रही थी। लगातार कई गोलियां चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो आज ये बंदूक की गोलियों की आवाज बंद नहीं होने वाली है। कि यह सोचने लगी कि ऐसा क्या हो रहा है जो इतने सारे फायरिंग हो रही है। तभी किया की नजर काफी दूर सड़क पर जाती है, जहां पर ढेर सारी गाड़ियां एक गाड़ी को चारों तरफ से घिरे हुए थी। वह लोग उसे गाड़ी पर आधा ढूंढ फायरिंग किए जा रहे थे। ये देखकर बिल्कुल आश्चर्य में पड़ जाती है कि आखिर में ऐसा यहाँ कौन सा दान पैदा हो गया जो दिन दहाड़े इस तरह आतंक मचा रहा है। किया एक तक इस तरफ देखे जा रही थी, पर वह अपने जगह से टच से मत नहीं हुई, क्योंकि वह इतनी बड़ी भी दरिया दिल वाली लड़की नहीं थी जो राह चलते किसी भी पचेड़े में फांसते फिरे। वहां पर एकदम से सन्नाटा छा जाता है। मानो ऐसा लगता है कि अब उन लोगों के बंदूक में गोलियां नहीं रह गई है, जिससे वहां पर किसी भी तरह की फायरिंग की आवाज नहीं आ रही थी। अभी भी किया उस और एक तक देखे जा रही थी। थोड़ी देर वहां पर बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। फिर कुछ ही देर बाद वह देखी है कि एक आदमी तेजी से मंदिर की ओर ही कच्चे रास्ते से भागा आ रहा है। वह देखी है कि उसे आदमी के पीछे करीब 40 से 50 आदमी और आ रहे हैं। ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि यह लोग आगे वाले आदमी का पीछा कर रहे थे। वह आदमी उसे कच्चे रास्ते पर तेजी से दौड़ रहा था। रास्ता बिल्कुल पथरीला और कटीली झाड़ियां से भरा हुआ था, फिर भी वह आदमी काफी तेजी से दौड़ रहा था और उसके पीछे वाले आदमी भी अपने हाथों में हथियार लिए उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। काफी देर तक वह एक तक इस तरफ देख रही थी, फिर भी वह अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिल। उसे इस समय नहीं लग रहा था कि उसे आदमी को बचाना चाहिए। यह उनका अपना मैटर था, उसमें किया बिल्कुल नहीं फंसना चाहती थी। लेकिन देखने से साफ पता चल रहा था कि अगर इतने सारे लोग उसे आदमी के पीछे पड़े हैं तो वह आदमी जरूर पावरफुल रहा होगा, जिसे मरने के लिए इतने सारे लोग उसके पीछे पड़े हुए थे। तभी भागते हुए वह आदमी मंदिर के थोड़ा और करीब पहुंच जाता है। तब किया ध्यान से देखती है कि कुछ आदमी उसके ऊपर अपनी तलवार से वार कर देते हैं, जिससे उसे आदमी को शरीर पर कट लग जाता है। दूर से देखने पर तो पता नहीं चलता है कि उसे चोट कहाँ लगी है, पर उसके लड़खड़ाते हुए गिरते हुए चने की वजह से उसे पता चलता है कि उसे आदमी को चोट लग चुकी है। अभी किया एक तक उधर देख रही थी, तभी अचानक से उसकी भौहें सिकुड़ जाती है, क्योंकि वह देखी है कि यह आदमी जो भाग रहा था वह कोई बुजुर्ग आदमी था। उसके सिर के पूरे बाल पके हुए थे और अब वह आदमी भागते हुए काफी ज्यादा थक चुका था। उसे कर भी लग चुकी थी, जिसकी वजह से अब वह सही से भाग नहीं पा रहा था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, उसकी सांसें भी फूल रही थी, जिसकी वजह से अब उसे दौड़ने में दिक्कत हो रही थी। अब किया से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई इतने बुजुर्ग आदमी को कैसे इस तरह से इतनी ढेर सारे गुंडों को भेजकर मार सकता है। वह बिना कुछ सोच समझ ही ऊपर से ही नीचे की ओर छलांग लगा देती है। अब आगे क्या होगा? क्या किया सही समय पर पहुंच जाएगी और वो उसे बूढ़े व्यक्ति की जान बचा लेगी?
या उसके पहुंचने से पहले ही वो लोग उसे व्यक्ति को मार देंगे। ये जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करेगा आपको स्टोरी कैसी लगी। अगर आप इसमें कोई चेंज चाहते हैं तो अभी हमें कमेंट करके बताएगा, हम आपकी डिमांड को पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। दादाजी पर हमला। अभी तक आपने देखा कि किया मंदिर पर बैठी थी, तभी उसे फायरिंग की आवाज सुनाई पड़ती है। देखने पर पता चलता है कि एक बूढ़े बुजुर्ग आदमी को काफी सारे लोग मरने के लिए उसके पीछे दौड़े आ रहे हैं। किया उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ जाती है। अब आगे और झाड़ियां से होते हुए वह काफी तेजी से हवा की रफ्तार से उसे आदमी की तरफ बढ़ जाती है। अब वह आदमी दौड़ते दौड़ते काफी ज्यादा थक चुका था, जिसकी वजह से उसकी सांसें भी फूलने लगी थी। अब उसे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया जा रहा था, लेकिन उसे अपने आप को बचाना था। इसी वजह से वह जैसे तैसे करके भाग रहा था, लेकिन अचानक से उसकी सांस रुकने लगी और वह वहीं जमीन पर धाम से गिर पड़ा। अब वह इतना लाचार और बेबस हो चुका था कि अपने शरीर को खड़ा भी नहीं कर पा रहा था। जैसे ही वह खड़े होने की कोशिश करता है तो वह देखता है कि वह सारे गुंडे उसके पास आ चुके हैं। वो लोग इतनी तेजी से वहां पर आते हैं और एक साथ अपने तलवार से उसे बुजुर्ग आदमी पर वार करने के लिए जैसे ही अपनी तलवार को ऊपर की ओर उठाते हैं, कोई हवा के झोंके की तरह आकर बिना एक पल गनवाए बस एक ही सेकंड में एक गोल राउंड घूमते हुए उनके गर्दन को उड़ा देता है। सभी आदमियों के गले पर तेज दर्द महसूस होता है और वह धर्म से जमीन पर गिर जाते हैं। जब तक उनको कुछ समझ में आता, बिना उनके मुंह से आवाज निकल ही वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। ये सब देखकर वह बूढ़ा आदमी बिल्कुल आश्चर्य हो जाता है कि आखिर में यहाँ क्या हुआ था और यह सब कैसे जमीन पर गिर गए। उसने तो अभी अपने नजरें उठाकर ऊपर भी नहीं देखा था कि सारे आदमी जमीन पर गिरे हुए थे। तभी वहां और आदमी पहुंच गए और अब वो परछाई काफी तेजी के साथ उनसे लड़ने लगी। वह आदमी उसे परछाई को देखते इससे पहले ही वो परछाई उन तक पहुंचकर एक तेज धारदार हथियार से उनके शरीर पर तेजी से वार कर रही थी, जिससे वो वही सिखाते हुए गिर जाते हैं और सभी की मौत हो जाती है। तभी वह परछाई खुशबू है बुजुर्ग के पास आती है। ये और कोई नहीं किया थी, किया इतनी तेजी से उससे बूढ़े आदमी के पास पहुंची थी कि उन आदमियों के पहुंचने से पहले ही किया ने उनके वार को रोक लिया था। किया ने इस वक्त अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगा रखा था, क्योंकि जब वो मंदिर पर बैठी थी तो मंदिर में कोई नहीं था, जिसकी वजह से वह थोड़े पर सुकून से जीना चाहती थी। तो उसने अपने चेहरे से मास्क हटा दिया था। इस वक्त उसकी आई लांसेज भी नहीं लगी हुई थी। किया देखी है कि सामने उसे बुजुर्ग की उम्र यही कोई 60-70 साल की रही होगी। वो बुजुर्ग काफी ज्यादा बूढ़ा था, फिर भी देखने में ऐसा नहीं लग रहा था। उसकी पर्सनैलिटी और उसका ऑरा भी ज्यादा डोमिनेटिंग लग रहा था। उसके चेहरे पर एक तेज था, देखने पर वो लगभग 50-55 का लग रहा था, पर इस समय उसके शरीर से काफी तेजी से खून बह रहा था। उसके हाथों में और उसके पीठ पर कई जगह कट के निशान बने हुए थे और वो आदमी थकान की वजह से तेज तेज से ले रहा था। देखने से साफ पता चल रहा था कि उसे सांस लेने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है। बुजुर्ग व्यक्ति ने अभी देखा कि किस तरह से एक परछाई आई और महज कुछ सेकंड में ही कैसे इतने लोगों को लास्ट की घेरे में तब्दील कर दिया। वो बुजुर्ग काफी ज्यादा एक्सपीरियंस वाला था। वह जान सकता था कि ऐसा करना किसी भी आम व्यक्ति के बस में नहीं है। ऐसा वही कर सकता है जिसके पास हाथ से भी ज्यादा पावर हो, यानी वह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा ताकतवर होगा। वह अपनी लंबी लंबी सांसों को लेटा हुआ जैसे ही अपना सर ऊपर की ओर उठना है, वो देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है। उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी, जिसकी नीली आंखें समंदर के समान गहरी थी। उसका चेहरा बिल्कुल किसी एंजल की तरह था। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से उतरी यह कोई परी हो। वो बुजुर्ग व्यक्ति तो इस वक्त सांस लेना ही भूल जाता है जब वो मन में सोचता है कि यह इतनी छोटी सी मासूम सी लड़की किस तरह से उन 50-50 लोगों पर भारी पड़ गई। क्या ये देखने में जैसे लग रही है वैसे ही है, देखने में तो कहीं से यह इतनी ताकतवर नहीं लगती है।
पर इसके अंदर क्या ताकत तो काबिलिया तारीफ है। वह मन ही मन इस लड़की की तारीफ करने से अपने आप को ना रोक सका। वह इस लड़की से इतना ज्यादा इम्प्रेस हुआ था कि वह तो अब इसे अपनी पोता बहू बनाने का पूरा मन बना लिया था। अब चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैंने तो इसे अपने पोते के लिए पसंद कर लिया है। वो अपने मन में इस समय भी ख्याली पुलाव बनाने लगे। वह भूल ही गए थे कि उन्हें चोट लगी हुई है और उनकी कंडीशन क्या है। वह एक तक बस उसे लड़की को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखे जा रहे थे। तभी किया सहारा देकर उन्हें उठाकर बैठा देती है और पूछती है, दादाजी आप कौन हैं और ये लोग आपको क्यों मार रहे थे। जैसे ही दादाजी किया की आवाज सुनते हैं, अपने होश में वापस आते हैं और बड़े प्यार से उसकी तरफ देखते हुए कुछ बोलना चाहते हैं, पर उनकी सांसें अब भारी हो रही थी और वह कुछ बोल नहीं पा रहे थे। अचानक से वह फिर से जोर जोर से सांस लेने लगते हैं। अब वह सांस ले नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो उनकी सांसें अब रुकने वाली हो। तभी वह अचानक से बेहोश हो जाते हैं और उनकी सांसें बिल्कुल धीमी पड़ जाती है। फिर कुछ क्षण के लिए तो उनकी सांसें ही रुक जाती है। किया एक बहुत बड़ी डॉक्टर थी, इसलिए वह समझ सकती थी कि दादाजी को क्या हुआ है। काफी ज्यादा भागने की वजह से उनके हार्ट में प्रॉब्लम आ गई थी, जिससे वह सांस नहीं ले पा रहे थे और अचानक से इस तरह उनका हार्ट बीट बंद हो जाना किया को एक अनजाना सा खतरा महसूस हो रहा था। वह बिल्कुल डर जाती है। वह बार बार दादाजी को आवाज लगती है, पर दादाजी कुछ नहीं बोलते। तभी किया उनके गले की नस चेक करती है। उसे सब पता चल जाता है कि दादा को क्या हुआ है। वह जल्दी से अपने पास रखे खंजर को उठा लेती है और अपने हाथों में पहने प्लास्टिक के उसे ब्रेसलेट को काटकर हाथों से अलग करती है। वह ब्रेसलेट गोल पाइप नुमा बना था, जिसे किया आगे से नुकीला काट देती है और जल्दी से दादाजी के गले पर एक छोटा सा कट लगती है। अगर दूर से कोई उसे देख ले तो ऐसा लगे कि मानो वह खंजर से दादाजी के गले को काट रही है और वह उसे पाइप को दादाजी के गले के अंदर बड़े ही आराम से इंटर कर देती है और फिर झुककर अपने मुंह से वहां पर जमा हुआ खून को बाहर खींचकर कुल्ला कर देती है। इसी तरह 4-5 बार करने पर अचानक दादाजी जोर से सांस लेते हैं, जिसे देखकर किया के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। अब दादाजी जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह देख सकते थे कि वह लड़की काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थी। वह धीरे धीरे दादाजी के गले से वह पाइप निकलती है। अब दादाजी को काफी तेज दर्द हो रहा था, लेकिन उनकी जिंदगी से बढ़कर ये दर्द नहीं था, इसलिए दादाजी भी खामोशी से उसे दर्द को बर्दाश्त कर रहे थे। पर इन सब चीजों के बीच दादाजी को तो एक नया हीरा मिल चुका था। वह मेडिसिन की दुनिया में भी रह चुके थे। वह अच्छे से जानते थे कि किस तरह का इलाज किस तरीके से किया जाता है और यह किस तरह के डॉक्टर कर सकते हैं। वह जान चुके थे कि किया कोई साधारण व्यक्तित्व वाली नहीं थी। जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज है, क्योंकि आज तक उन्होंने अपनी लाइफ में इससे पहले किया को पहले कभी नहीं देखा था, नहीं किया के बारे में कभी कुछ सुना था। वह अच्छे से जानते थे कि इन सब की जानकारी सिर्फ मिरेकल डॉक्टर को ही होती है। वही लोग इस तरह का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। किया जल्दी से वहां से उठकर जाती है और कुछ झाड़ियां के पत्तों को तोड़कर लाती है। फिर वह जल्दी से उसे अपने हाथों से मिचकर दादाजी के जख्मों पर लगना शुरू कर देती है। उनके हाथों पर काफी ज्यादा गहरा कट लगा हुआ था। किया जल्दी से अपना रुमाल निकाल कर कुछ पत्तों को तोड़कर उसे कट पर चारों तरफ फैलाकर उसे रुमाल को जोर से बांध देती है, क्योंकि वह जानती थी कि दादाजी बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं और अगर उनका खून बह गया तो उन्हें जल्दी ठीक कर पाना मुश्किल होगा। हालांकि यह जंगल था और यहाँ के कुछ पेड़ पौधे भाई का भी काम करते थे। किया को इन जंगली औषधियों के बारे में अच्छे से पता था, इसलिए किया दादाजी को कुछ देर ऐसे ही लेटे रहने को कहकर जल्दी से जंगल की ओर अंदर बढ़ जाती है, क्योंकि अभी अभी जो पत्तों को उसने दादाजी के ऊपर अप्लाई किया था वह एक तरह की जड़ी बूटी थी जो इन्फेक्शन फैलने में रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। और दादाजी को जिन हथियारों से कट लगा था उसमें कुछ जहर की मात्रा भी थी। ये किया को पहले ही पता चल गया था जब उसने दादाजी के कट को देखा था, इसलिए कहीं जहर दादरी में न फैलने लगे उसने जल्दी से उन पत्तों के रस को दादाजी के जख्मों के
अंदर डाल दिया। अब इससे इन्फेक्शन फैलने का खतरा नहीं था। दादाजी को अपने साथ उठाकर अपने घर तक ले जाना चाहती थी, लेकिन शायद तब तक देर हो जाती, इसलिए वह दादाजी को वाहन रोककर अंदर जंगल में चली जाती है, जिससे वह ऐसी जड़ी बूटियां ला सके जिससे दादाजी के अंदर के जहर को और अच्छी तरह से रोका जाए। दूसरी तरफ जब दादाजी के ऊपर फायरिंग हो रही थी, तभी दादाजी के ड्राइवर ने जल्दी से फोन लगाकर दादाजी के पोते को सूचित कर दिया था कि उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है और उन पर फायरिंग हो रही थी। गोलियों की आवाज फोन में भी स्पष्ट तरीके से समझ में आ रहा था, जिससे वह लोग घबरा जाते हैं और तुरंत वहां से दादाजी को लेने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन अब उन्हें डर था कि जब तक वो उनकी लोकेशन तक पहुंचेंगे तब तक दादाजी जिंदा बचेंगे भी कि नहीं, क्योंकि उन्हें पहुंचने में उन्हें अभी कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाता, वह चाहे जितने स्पीड में ही क्यों न जाते। किया के जाने के तुरंत बाद वहां पर काफी सारे बॉडीगार्ड आ जाते हैं। तभी वहां पर 3 व्यक्ति भागते हुए आते हैं। वह देखते हैं कि चारों तरफ हथियारबंद आदमियों की लाशें पड़ी हुई है। वहां चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। ये देखकर तो एक पल के लिए उनका दिल डर के मारे कांप जाता है और वह तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। और जब वह सामने देखते हैं तो वहां दादाजी दिखाई पड़ते हैं। दादा की ऐसी हालत देखकर उनके आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वह दादा को बेजान सा जमीन पर लेटा हुआ देखते हैं। एक पल के लिए तो उन्हें लगता है कि उनसे देर हो गई और दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सोचकर उन तीनों लोगों की आंखों से झरझर आंसू बहने लगता है। लेकिन तभी दादाजी उन कदमों की आहट को सुनकर अपनी आंखें धीरे से खोलते हैं। उन्हें आंखें खोलता हुआ देखकर उन सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह दौड़कर दादाजी के पास जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो उनके पास पहुंचते हैं तो वह देखकर बिल्कुल आश्चर्य में पड़ जाते हैं। दादाजी के पूरे शरीर पर बड़े बड़े कट के निशान बने हुए थे, जिनमें से खून निकल रहा था और कुछ के खून तो सूख चुके थे और उन जख्मों पर कुछ हरा हरा सा फैला हुआ था। वह सब दादाजी की ऐसी हालत देखकर दादरी से कुछ पूछना चाहते थे, पर वह समझ चुके थे कि दादाजी के हालात अभी ऐसे नहीं है कि वो कुछ बता सके, इसलिए वह तुरंत दादाजी को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। उन लोगों के साथ एम्बुलेंस भी आई हुई थी, जिसमें उन्होंने तुरंत दादाजी को रखा। अब जल्दी से वहां बैठे डॉक्टर ने अपना काम करना शुरू कर दिया और गाड़ी हॉस्पिटल की ओर बढ़ गई। कुछ देर में किया जब जंगल से जड़ी बूटियां को लेकर आई तो वह देखी है कि वहां कोई नहीं था। वह चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाता है तो वह समझ जाती है कि दादा की तो चलने की हिम्मत भी नहीं थी, तो हो ना हो कोई उनके अपने ही होंगे जो उन्हें यहाँ से ऐसे ले गए, वरना अगर कोई और आया होता तो वह दादाजी को यहीं पर खत्म करके चला जाता। ये सोचकर किया अपना सर झटकती है और उन जड़ी बूटियां को अपने साथ लेकर वापस मंदिर की ओर बढ़ जाती है। आगे क्या होगा? क्या दादाजी अस्पताल पहुंचने तक जीवित रह पाएंगे या रास्ते में ही वह अपनी अंतिम सांस से लेंगे? क्या किया जान पाएगी कि वह बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति कौन था? आगे क्या होगा जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। अस्पताल में दादाजी। अभी तक आपने देखा कि किया जंगल में जड़ी बूटी लेने चली जाती है, तभी दादाजी को लेने कुछ लोग आते हैं और वह दादाजी को लेकर अपने साथ चले जाते हैं। अब आगे एम्बुलेंस जैसे ही है अस्पताल के आगे रुकती है, वो सारे लोग अपनी गाड़ी से उतरकर घबराते हुए दादाजी के पास चले आते हैं। दादाजी को एम्बुलेंस से उतरकर सीधा ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है, क्योंकि रास्ते में ही इन लोगों ने अस्पताल में बात कर ली थी, जिससे सारे डॉक्टर तैयार बाहर ही खड़े थे। जैसे ही दादाजी को लाया जाता है वो तुरंत दादाजी के साथ ऑपरेशन थिएटर में चले जाते हैं और उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। बाकी बाहर खड़े सभी लोग आसान होकर इधर उधर घूमने लगते हैं। कोई शांति से बैठ नहीं पा रहा था। सबके मन में एक ही डर घूम रहा था कि कहीं दादाजी को कुछ हो गया तो वह रेहान को क्या जवाब देंगे, क्योंकि अभी तक रेहान को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था।
तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि ये दादाजी रेहान के दादाजी हैं और उन्हें लेने जो 3 आदमी अपने गार्ड के साथ गए थे उसमें से एक आदमी दादाजी के बेटे सुरेंद्र प्रताप राजवंशी थे। जब इनके गार्ड ने इन्हें सूचना दिया तो इन्हें पता चला कि उनके पिताजी के ऊपर हमला हुआ है। ये जानकर वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो गया। वो तुरंत इनका लोकेशन ट्रेस करते हुए वहां पहुंचे थे और उनके साथ जो 2 व्यक्ति और थे वो शिवाय ठाकुर और मयंक सूर्यवंशी थे। क्योंकि जिस वक्त ड्राइवर ने फोन किया था उसे वक्त रेहान का फोन इन लोगों के पास था और उन्होंने जब दादाजी के ड्राइवर का कल देखा तो रिसीव कर लिया और जैसे ही ड्राइवर के मुंह से यह सुना कि दादाजी के ऊपर हमला हुआ है तो वह काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। रेहान की सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि वह सब उन्हें कुछ बताएं, क्योंकि अगर रेहान यह सुनता कि उसके दादाजी के ऊपर हमला हुआ है तो वह बिल्कुल नहीं मानता और वह भी इनके साथ आने के लिए जिद करता। लेकिन उसकी सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि उसे साथ लाया जा सके। उसे अभी आराम की जरूरत थी। उसके जख्म अभी भरे हुए नहीं थे, इसलिए यह बिना बताए चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। अब चलिए ये जान लेते हैं कि दादाजी के ऊपर हमला कैसे होता है। जब दादाजी सुनते हैं कि रेहान के ऊपर किसी ने हमला किया है और उसे काफी गंभीर चोट आई हुई है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। रेहान से दादरी काफी ज्यादा प्यार करते थे, वो उनकी जिंदगी थे। रेहान के काफी ज्यादा मन करने के बाद भी दादाजी का मन नहीं मानता और वह रेहान से मिलने के लिए उनके जंगल वाले फार्म हाउस की तरफ आ रहे थे, जिसकी खबर उनके दुश्मनों को हो जाती है और मौका अच्छा देखकर वह दादाजी के ऊपर हमला करने की साजिश बनाते हैं। उसके आगे तो आप सभी दोस्त जानते ही हैं क्या हुआ था, तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। अंदर हॉस्पिटल में दादाजी का ट्रीटमेंट चल रहा था। काफी वक्त हो गया था पर डॉक्टर अभी तक बाहर नहीं आए थे। सब आपस में घबराए हुए बार बार ओटी के दरवाजे से अंदर देखने की कोशिश कर रहे थे। अब लगभग 5 घंटे हो चुके थे, फिर भी डॉक्टर नहीं निकले थे। सबके मन में एक घबराहट बैठी हुई थी। तभी शिवाय कहता है कि अंकल जी, आप कब से लगातार टहल रहे हैं, आप शांति से एक जगह बैठ जाएं, नहीं तो थक जाएंगे और आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन सुरेंद्र प्रताप जी उसे मना करते हुए कहते हैं कि नहीं बेटा शिवाय, हम बैठ नहीं सकते हैं, हमारा दिल बहुत जोरों से घबरा रहा है। अगर पिताजी को कुछ हो गया तो हम अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाएंगे। हम कैसे बैठे हैं कि हमने पिताजी का ध्यान ही नहीं रखा। वह जब जा रहे थे तो हमें ध्यान रखना चाहिए था, उनके साथ सिक्योरिटी भेजनी चाहिए थी। वह चांद अपने आदमियों को लेकर निकल गए, जिसकी वजह से आज उनकी ऐसी हालत हो गई है। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, मुझे पिताजी की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही है। तभी मयंक उन्हें शांत करता हुआ कहता है कि अंकल जी, हम सब घबराए हुए हैं, लेकिन आप प्लीज शांति से बैठ जाइए, कहीं आपकी भी तबीयत खराब हो गई तो परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी। मयंक की बातों को सुनकर सुरेंद्र प्रताप की साइड में लगे एक चेयर पर जाकर बैठ जाते हैं। अभी उन्हें बैठे कुछ पल हुआ था कि नहीं, ओरती का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर वहां से बाहर आते हैं। डॉक्टर को देखकर वह सभी जल्दी से डॉक्टर के पास दौड़कर जाते हैं। तभी सुरेंद्र प्रताप जी पूछते हैं, डॉक्टर साहब क्या हुआ, अब पिताजी कैसे हैं, वो खतरे से बाहर है कि नहीं। डॉक्टर उन्हें शांत करते हुए कहता है कि घबराएं नहीं सुरेंद्र प्रताप जी, अब पापा जी बिल्कुल सही है। ये डॉक्टर उनका फैमिली डॉक्टर और उसके साथ ही सुरेंद्र प्रताप जी का दोस्त भी था, इसलिए वह दादाजी की कंडीशन पहले से भी जानता था, जिसकी वजह से उन्हें दादाजी का ट्रीटमेंट करने में इसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। तभी डॉक्टर उनसे आगे बोलता है कि आपके पिताजी पर जिस हथियार से हमला हुआ था, उन हथियारों में एक तरह का जहर लगा हुआ था, जिससे वो किसी भी व्यक्ति के शरीर में जाता तो वो व्यक्ति कुछ घंटे के बाद अपने आप ही तड़प तड़प कर मर जाता। ये सुनकर तो सभी के पैरों के तले जमीन ही खिसक गई। कोई इतना खतरनाक कैसे हो सकता है जो इतने बूढ़े व्यक्ति को इस तरह से मार रहा था। यह इनका कौन सा राइवल था
जो इतना बेरहम था, वह इतने बूढ़े थे कि उन पर थोड़ी सी भी चोट उनकी जान लेने के लिए काफी थी, फिर भी वह इन्हें इतना दर्दनाक मौत देना चाहता था। तभी वह डॉक्टर आगे बोलता है कि एक आश्चर्य की बात है, उनके शरीर में एक अजीब तरह के पौधों का लिक्विड डाला गया था। वह पौधा एक औषधि पौधा था जिससे उनके शरीर में बढ़ाने वाले जहर को काम कर दिया था। उसे लिक्विड के उसे चोट पर लगने की वजह से चोट पर फैले जहर का असर कम हो गया था और उनके शरीर पर जो पट्टियां बंधी गई थी उनकी वजह से खून का थक्का जम गया था, जिससे उनका ब्लड का बहाना रुक गया था, जिससे उनका ज्यादा खून नहीं बहा था और उन्हें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यह सब सुनकर तो सब बिल्कुल आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि वहां करने वालों के बीच में कोई बचाने वाला कैसे पहुंच गया, क्योंकि जब वो वहां गए थे तो दादाजी वहां अकेले पड़े थे। चारों तरफ दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था, जिसकी वजह से वह दादाजी को लेकर तुरंत चले आए थे। लेकिन अभी यह अपने आश्चर्य में डूबे हुए थे कि तभी इन पर बम गिरते हुए डॉक्टर ने फिर कहा, मिस्टर प्रताप, इन सब में एक अनोखी बात ये भी हुई थी कि दादाजी की सांस बिल्कुल रुक चुकी थी, का धड़कन भी रुक गया था, सांस की नली में ब्लड पूरी तरह से जाम चुका था। किसी ने उनके गले के पास एक कट लगाकर वहां से जमे हुए ब्लड को निकाला है। ऐसा करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, ये तो कोई मिरेकल डॉक्टर ही कर सकता है, क्योंकि जिस तरह से बंद हुई धड़कन को दोबारा धड़कने के लिए चालू किया गया, वह किसी आश्चर्य से काम नहीं है। करने की क्षमता हर किसी में नहीं होती, ये तो लाखों करोड़ों में कोई एक ही कर सकता है। इसका मतलब ये था कि दादाजी के पास कोई ऐसा डॉक्टर था जिन्होंने उनकी जान उसे वक्त बचाई थी। उसे वक्त उसके पास कोई भी फास्टेस्ट बॉक्स को नहीं था, जिसकी वजह से उसने इस तरह की तकनीक अपनाई थी जिससे दादाजी की जान बच सकी। उनकी बातों को सुनकर अब तो सभी बिल्कुल आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आखिर में वह कौन सा व्यक्ति था जो इतना काबिल था, जिसकी वजह से आज दादाजी जिंदा है। अब उन सभी के मन में उसे व्यक्ति को जानने की इच्छा बढ़ने लगी थी। तभी मयंक ने कहा, अंकल, वह कौन हो सकता है जिसने दादाजी की जान बचाई हो, वह भी इस तरह की तकनीक अपनाकर? सुरेंद्र प्रताप जी ने कहा, मुझे भी नहीं पता बेटा, ये तो हमें पापा जी के होश आने के बाद ही पता चल सकता है। सुरेंद्र प्रताप जी ने डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, पापा जी को कब तक में होश आ जाएगा? डॉक्टर ने बताया कि उन्हें कल सुबह तक में होश आएगा। सुरेंद्र प्रताप जी ने हाँ में अपना सर हिला दिया। सभी डॉक्टर वहां से चले गए, लेकिन अभी भी सबके मन में डॉक्टर की कहानी बातें ही चल रही थी। सुरेंद्र प्रताप जी ने मयंक और शिवाय को वहां से जाने के लिए कह दिया। शिवाय ने मना करते हुए कहा कि नहीं अंकल, मैं यहाँ रुक जाता हूँ, आप यहाँ से चले जाए, आपको आराम करने की जरूरत होगी। लेकिन सुरेंद्र प्रताप जी ने साफ साफ मना करते हुए कहा कि मैं पापा जी को छोड़कर वहाँ आराम नहीं कर पाऊंगा, मैं यही पापा जी के पास ही रहता हूँ। तुम दोनों जो तुम्हें और भी काम होगा, और हाँ, यह जरूर पता लगाना कि यह कौन था जिसने पापकी पर हमला किया। बाद में मैं सब देख लूंगा। वह दोनों हाँ में अपना कर हिलाते हैं और वहां से चले जाते हैं, क्योंकि आज उनका एक इम्पोर्टेंट काम था, वह चाह कर भी यहाँ नहीं रख सकते थे। वह तुरंत अस्पताल से निकल जाते हैं। अब आगे क्या होगा? आज शिवाय और मयंक को कौन सा जरूरी काम था जिसकी वजह से उन्हें वहां से तुरंत निकलना पड़ा, और मयंक और शिवाय की किस तरह से किया से मुलाकात होगी, यह हम आपको बताएंगे आगे के एपिसोड में। तो स्टोरी में बने रहिए। और आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट भी कीजिएगा। चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 20, ओम शिवाय और मयंक का मिशन में जाना। अभी तक आपने स्टोरी में सुना कि डॉक्टर ने दादाजी के ऊपर लगे दवाइयां के बारे में और उनकी जान बचाने के बारे में सुरेंद्र प्रताप जी को बताते हैं, और वहां से शिवाय और मयंक अपने एक इम्पोर्टेंट काम के लिए निकल जाते हैं। अब आगे जैसे ही शिवाय ठाकुर और मयंक सूर्यवंशी वापस फार्म हाउस में आते हैं तो उन्हें सामने से ओम मिलता है। ओम जल्दी से उनके पास जाकर उनसे पूछता है कि क्या हुआ दादाजी, अब कैसे हैं, उनकी जान को किसी तरह का खतरा तो नहीं है, और वह सारे हमलावर, उनका क्या हुआ? वह एक ही सांस में सब कुछ पूछे जा रहा था।
उसे चुप करते हुए शिवाय बोलता है कि अरे भाई, हम पहले से ही काफी ज्यादा परेशान हैं, अब तो यह अपनी बकबक करके हमें और ज्यादा परेशान ना कर। हम तुझे इतना नाम से बताते हैं, पहले हमें आराम से बैठते तो दे। उसकी बातों को सुनकर अब ओम चुप हो जाता है और शांति से उनकी तरफ देखने लगता है। तब शिवाय उसे बताना शुरू करता है और धीरे धीरे वह सब बातें जो शुरू से अंत तक हुई थी उसे बता देता है। ये सब सुनने के बाद तो ओम को भी बहुत आश्चर्य होता है कि यार, यहाँ भी कोई ऐसा है जो इस तरह के ट्रीटमेंट कर सकता है। तभी मयंक रेहान के बारे में पूछता है तो वह बताता है कि रेहान को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। हमें से किसी ने रेहान को इस बारे में नहीं बताया था। वह तुम दोनों के बारे में पूछ रहा था तो मैं कह दिया कि किसी काम की वजह से तुम दोनों बाहर गए हुए हो, जब आ जाओगे तो बात कर लोगे। तो अब जाकर रेहान से तुम दोनों मिल लो, नहीं तो वह तुम दोनों से नाराज हो जाएगा कि तुम दोनों बिना उसे बताएं कहाँ चले गए थे। तुम्हें पता है वह तुम्हारी कितनी ज्यादा चिंता करता है। उसकी बातों को सुनकर वह दोनों उठकर तुरंत रेहान के कमरे में चले जाते हैं। रेहान के कमरे में रेहान जैसे ही शिवाय और मयंक को देखा है वह उनसे पूछता है कि तुम दोनों कहाँ गए थे। तब मयंक बताता है कि हम आज रात की तैयारी करने के लिए गए थे। वो उसे झूठ बोल रहा था, इसलिए वो उसकी नजरों में नजरें डालकर बातें नहीं कर रहा था। वो इधर उधर घूम रहा था जिससे रेहान उसके फेस इंप्रेशन देखकर जान ना जाए। रेहान को कुछ अटपटा लगता है कि उसकी तैयारी तो हो चुकी है, फिर यह क्या करने गए थे। फिर भी वह सोचता है कि शायद जाने से पहले ये चेक करने के लिए गए हों। अब रेहान ने मयंक से पूछा कि इस मिशन में कौन कौन जा रहा है। मयंक ने रेहान को सभी की डिटेल दे दी। मयंक और शिवाय के साथ ओम अर्थ खुराना, आदिल राय और जान भी जा रहे थे। ये लोग इनके राइट हैंड थे और उनके सेक्रेटरी भी थे। ये लोग उनके साथ हमेशा रहते थे। ये तीनों लोग काफी ज्यादा ट्रेड थे, जिसकी वजह से उनके सारे काम यही लोग संभालते थे और दुनिया के सामने ज्यादातर इन्हीं लोगों का चेहरा रहता था। मयंक ने आगे कहा, आज एक बड़ी खेप शिप के द्वारा ऑस्ट्रेलिया भेजी जा रही है। में बहुत से छोटे बच्चे और लड़कियां हैं जिनकी उम्र महज 15 से 16 साल की है। ये सुनकर तो रेहान की मुठिया कट जाती है। रेहान भी उनके साथ जाने वाला था, पर बीच में हादसा हो गया जिसकी वजह से अब इस मिशन पर रेहान नहीं जा सकता था और वह नहीं चाहता था कि उसकी कमजोरी की वजह से वहां पर किसी प्रकार की चूक हो जाए और वह लोग उनके हाथ से बचकर निकल जाए। वह उन्हें सबक सिखाना चाहता था, इसलिए वह इंटरेक्शन देता है कि उनमें से कुछ लोगों को जिंदा पकड़ना है। मयंक उसकी बातों को समझ रहा था, इसलिए वहां में कर हीरा देता है। अब यहाँ पर आपके दोस्तों हम ये बता दें कि मयंक और रेहान ये दोनों ही टॉप 10 बिजनेसमैन में से एक थे। उनकी कंपनी एशिया के नंबर 1 कंपनी में से एक थी। उनकी कंपनी पूरी दुनिया में फैली हुई थी। पहले यह अमेरिका में रहकर अपना बिजनेस करते थे, फिर बाद में यह अपने परिवार वालों के फोर्स करने पर इंडिया जाकर बिजनेस संभालने लगे और यही इंडिया से ही सारा काम देखा करते थे। पर यह अभी पब्लिक के सामने नहीं आए हुए थे, इस वजह से इन लोगों को अभी पब्लिक ने नहीं देखा था। अक्सर उनके बारे में खबरें छप करती थी, लेकिन उनकी फोटो नहीं हुआ करती थी, जिस वजह से कोई इन्हें नहीं पहचानता था। बहुत कम ही लोग थे जो इन्हें जानते होंगे। वह उनके करीबी रिश्तेदार या इनके भरोसेमंद पार्टनर ही थे। ये दोनों बचपन के दोस्त थे और एक ही साथ अपना काम किया करते थे। इसी वजह से उनकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि कोई भी इनसे लड़ने की हिम्मत नहीं करता था। कोई भी कंपनी इनके कंपनी के आगे नहीं टिक पाती थी। अगर एक को प्रॉब्लम होती थी तो दूसरा उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता था। इसी तरह से इन्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं उठाना पड़ता था। जिस तेजी से गो करते गए और एशिया के नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच गए। आगे स्टोरी में क्या होगा, मिशन में उन लोगों की मुलाकात किस होगी जिसे देखकर वह तीनों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहेगा। जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए। बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। मयंक, ओम, शिवाय और किया का शिप पर पहुंचना। अभी तक आपने देखा कि मयंक एक सीक्रेट मिशन पर जाने की तैयारी करता है। वहां पर लड़कियों की तस्करी होने वाली थी। इन लड़कियों को किडनैप करके इंडिया से ऑस्ट्रेलिया भेजा जा रहा था।
जो कि समुद्र मार्ग से भेजा जाता उन्हें रोकने के लिए और उन लड़कियों को बचाने के लिए ये सभी एक सीक्रेट मिशन बनाते हैं। अब आगे दूसरी तरफ किया अपने घर जब पहुंच जाती है तो वह अपने काम जल्दी जल्दी खत्म करती है, फिर वो सभी को अपने घर बुलाती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि किया ही माफिया की केस हैं। आगे किया के घर में इस वक्त अंश, ईशान्या, पासा और लिया हाल में बैठे हुए थे। वो सभी सोफे पर चारों तरफ बैठे थे और सोफे के बीच मैच पर एक मैप फैला हुआ था जिसे किया कुछ इंडेक्ट करते हुए उन सभी को बता रही थी। वो उन सभी को उसे जगह का मैप दिखा रही थी जिससे वहां उनसे किसी भी तरह की छोटी से भी छोटी गलती ना हो। क्वीन जब भी कहीं जाती थी तो पूरी तैयारी करके ही जाती थी, इसी वजह से उसने कभी शिकस्त का मुंह नहीं देखा। वो सभी बड़े ध्यान से क्वीन की बातों को सुन रहे थे। उन्हें पता था कि आगे उन्हें क्या करना है, क्योंकि यह सभी हमेशा किया के साथ उसके हर मिशन में जाते थे। तभी लिया रहती है कि क्वीन चलो पहले डिनर कर लो, बाद में पता नहीं हमें कब वक्त मिलेगा, हम थोड़ा आराम करके फिर मिशन के लिए निकल जाएंगे। उसकी बातों से सभी सहमत हो जाते हैं और सभी डिनर टेबल की ओर बढ़ जाते हैं। सभी एक साथ मिलकर डिनर करते हैं और कुछ देर के लिए अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रात के 11 बजे ओम शिवाय और मयंक सभी को लेकर अपनी डेस्टिनेशन की ओर चल देते हैं और दूसरी तरफ किया के घर के सामने भी ढेर सारी गाड़ी खड़ी होती है। किया ने इन गाड़ियों को अपने तरीके से बनाया था। गाड़ियों में हर तरह की लग्जरियस सुविधा उपलब्ध थी। इसके साथ ही इस तरह से मॉडिफाई करवाया गया था जिसमें इसके अंदर अधिक से अधिक हथियारों को सेट किया गया था और कुछ छोटी एंटीक मिसाइल भी लगी हुई थी जो बहुत बड़ी कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता था, जिसकी रेंज काफी ज्यादा थी और इसे पूरा एरिया उड़ाया जा सकता था। इसमें कुछ ऐसे गन भी फिट कराए गए थे जो वक्त आने पर एक साथ कई राउंड गोलियां फायर कर सकते थे और इन गाड़ियों में एक्सीडेंट का खतरा भी ना के बराबर था, क्योंकि कितनी जोरदार भी टक्कर करने पर इन गाड़ियों को अंदर से कोई नुकसान नहीं पहुंचता, बस बाहर की बाड़ी ही खराब होती। कहीं आग लग गई तो उसके लिए भी फायर सुविधा थी। यानी एक तरह से कहा जाए तो ये पूरी तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गाड़ी थी। इसे बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन कराया गया था। किया जब भी अपने किसी मिशन पर जाती तो अपने लोगों के साथ इन्हीं गाड़ियों में जाती थी, जिससे उन्हें उनके किसी भी मेंबर को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े और वह आसानी से अपने मिशन को हासिल कर सके। आप किया के साथ वह सभी एक एक कर उन गाड़ियों में बैठकर चले जाते हैं। बीच की 3 गाड़ियों में वह सभी बैठे थे और आगे पीछे की गाड़ियों में उनके साथ ट्रेड गार्ड बैठे हुए थे। ये सभी गार्डन एक साथ 20-20 लोगों को मारने की क्षमता रखते थे। ये किया द्वारा ट्रेड किए हुए थे, जिससे ये काफी ज्यादा ताकतवर भी थे और इन्हें हर सिचुएशन से सामना करने को अच्छे से सिखाया गया था, जिससे इन्हें जल्दी कोई नहीं हर पाता था। ये सभी समुद्र के उसे किनारे पर पहुंच जाते हैं जहां से वह सिर्फ दिखाई पड़ रही थी। किया सबको गाड़ी से बाहर आने का इंस्ट्रक्शन देती है। सभी एक दूसरे से ब्लूटूथ के द्वारा कनेक्ट थे। वह अपनी गाड़ियों को काफी दूर खड़ी करते हैं जिससे किसी की नजर उन पर न पड़ सके और पैदल ही आगे की ओर बढ़ जाते हैं। किया ने पहले ही किधर जाना है वो बता दिया था। अंश और ईशा कुछ गार्ड्स के साथ पीछे की तरफ निकल जाते हैं। नया और लिया वह भी एक साइड होकर छुपाते छुपाते बगल से अंदर की ओर जाने लगते हैं। उनके साथ भी 10 बॉडीगार्ड थे। पासा भी दूसरी तरफ अपने साथ कुछ गार्डों को लेकर चला जाता है। आप सिर्फ निया ही बची रहती है। वो कुछ गर्दा को लेकर शिव के नीचे वाली साइड में चली जाती है। वह जानती थी कि इस साइड में खतरा ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर अधिक से अधिक लोगों की होने की उम्मीद थी उसे। अब जैसे जैसे वह अंदर जाने लगते हैं वह छुपकर एक एक कर रास्ते में आने वाले उन सभी आदमियों को मरते जाते थे और उनकी बॉडी को छुपा दिया करते थे, जिससे अभी किसी को पता ना चल सके कि उनके सिर पर कोई और भी आया हुआ है। इसी तरह वह धीरे धीरे करते हुए सिप के अंदर जाने लगे। तभी किया धीरे धीरे करते हुए नीचे बेसमेंट की ओर जाने लगती है। वह देखी है
कि एक कमरे से कुछ आवाज आ रही थी। वह चुपके से वहां जाकर एक छोटे से झरोखे से झांक कर देती है कि अंदर काफी सारे लोग खड़े थे और वो उन बच्चों के हाथों पैरों को एक एक करके बढ़ रहे थे। वह बच्चे काफी छोटे छोटे थे और उनके पास पड़ी लड़कियां वह काफी ज्यादा छोटी और मासूम थी। यह सब देखकर किया की आंखों में आज उतर जाता है। इस वक्त उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसके सामने अगर वह आदमी आ जाए जो इस गैंग को चलना है तो वह तुरंत उसका खून कर दे, उसे ऐसी मौत मारे कि उसकी रूह भी कांप जाए। गुस्से से आंखें लाल हो रही थी। उसके हाथ उसके बंदूक पर कास्ट जा रहे थे। उसका मन कर रहा था कि अभी के अभी बंदूक की सारी गोलियां इन लोगों पर चला दे, पर वह अभी ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि अभी उसे पता नहीं था कि इस शिप पर अभी कितने लोग हैं, यहाँ किस प्रकार का जाल बिछाया गया है। क्योंकि वह इतना तो अच्छे से जानती थी कि इतने बड़े कारनामे को अंजाम देने के लिए उन लोगों ने कुछ ना कुछ तो तैयारी करके रखा ही होगा, इसलिए वह पहले से ही सतर्क थी। तभी पासा वहां आता है और पासा उसे बताता है कि शिप में चारों तरफ बम फिट किया गया है और यह एक रिमोट बम है जिसका रिमोट इनमें से किसी के पास होगा। हमने अगर कोई गलती की तो वो रिमोट दबाकर सारा का सारा शिप उड़ा देंगे। ये सुनकर किया कहती है कि अगर यह रिमोट बम है तो किसी एक बम में इसका मैनन कनेक्शन होगा, इसलिए सबसे पहले उसे बम को खोजो और रेफ्यूज करो, क्योंकि अगर इसे तुरंत नहीं किया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे और सभी अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे। किया की बात को सुनकर पासा तुरंत एक्टिव हो जाता है और वह बम को खोजना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ ईशा और अंश अपने गार्ड्स के साथ सभी को मारते हुए अंदर बढ़ाते आ रहे थे। वो सभी एक दूसरे से कनेक्ट थे, इसलिए समय समय पर एक दूसरे से अपनी पोजीशन को शेयर कर रहे थे। अब ये सभी शिप पर तैनात काफी लोगों को मार चुके थे। अब उनके एक्शन लेने का टाइम आ गया था, क्योंकि अगर ये देर करते तो यहाँ कुछ भी हो सकता था और अभी उनकी सपोर्ट टीम भी आ सकती थी। इस वजह से यह जल्दी करना चाहते थे। तभी लिया कोई इंस्ट्रक्शन देती है कि वह बाहर कोई आवाज करे जिसकी वजह से यहाँ से कुछ लोग निकलकर बाहर जाएं, जिससे उन्हें बाकी लोगों को हैंडल करने में आसानी हो जाए। उसके कहे के मुताबिक लिया वहां पर पास पर पड़े एक ड्रम को जोर से गिरा देती है। घर से आई हुई इस आवाज को सुनकर एक पल के लिए अंदर के आदमी घबरा जाते हैं और वह सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। तभी उन आदमियों का लीडर कहता है, ये जाकर देख तू बाहर क्या हो रहा है, यह आवाज कैसे आ रही है, जाकर जल्दी पता लगा। वह आदमी जल्दी से वहां से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वह बाहर निकलता है लिया उसे पकड़कर वहीं मार देती है। अब काफी देर हो चुका था, वहां आदमी अंदर नहीं आया था। तभी वह लीडर फिर से कहता है कि वह अंदर क्यों नहीं आ रहा है, मर गया क्या ये, जाकर तुम दोनों देख कर आओ कि बाहर क्या हो रहा है। तभी वहां से दो आदमी और चले जाते हैं, पर इस बार भी वह आदमी अंदर नहीं आते। इस बार तो लीडर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वह खुद बाहर जाने का डिसाइड करता है। वह अपने हाथ में पड़े सूटकेस को एक आदमी को पकड़ता है और कहता है कि इसमें कुछ इंजेक्शन है जो इन लोगों को लगा दो, क्योंकि जो ड्रग्स इन्हें दिया गया था उसका असर अब खत्म होने वाला है। अगर ये उठ जाए तो खामोखा यहाँ हल्ला मचाएंगे, इसलिए उनके उठने से पहले इसे लगा देना जिससे हम लोग शांति से रह सके। इतना कहकर वह अपने साथ दो आदमी को लेकर बाहर की ओर चला जाता है। जब वो बाहर जाता है तो देखा है कि चारों तरफ काफी सन्नाटा फैला हुआ है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बढ़ाते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। ओम शिवाय और मयंक का किया से आमना सामना। वह तुरंत अलर्ट हो जाता है, उसे कुछ गड़बड़ महसूस होता है। वह जल्दी से अपने आदमियों को इंस्ट्रक्शन देता है कि जाकर कैमरे में देखो यहाँ क्या हो रहा है। वह आदमी जल्दी से दूसरी तरफ दौड़ जाता है और वहाँ कमरे में देखा है तो वहाँ सब कुछ नॉर्मल ही दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ आने से पहले ही किया ने उस शिप पर लगे सभी कैमरों को हैक कर लिया था। इस वजह से उसे आदमी को सब कुछ नॉर्मल ही नजर आता है। तुरंत वापस आकर कहता है कि वह सब कुछ नॉर्मल ही है, कुछ भी नहीं हुआ है। तभी वह लीडर्स झलकर उसे चिल्लाते हुए कहता है,
अगर सब कुछ नॉर्मल है तो बाकी सब कहाँ गए हैं, मर गए क्या? उसे इस तरह चिल्लाता हुआ देखकर वह आदमी बिल्कुल शांत हो जाता है और उसकी जुबान से अब कुछ नहीं निकलता। तभी अचानक बाहर से बंदूक की गोलियों की आवाज सुनाई पड़ती है। वो सभी चौकन्ने हो जाते हैं। यह आवाज किया के कानों तक भी जाती है। वो तुरंत अपने सभी लोगों से पूछता है कि फायरिंग किसने की। सब लोगों ने बताया कि उन्होंने फायरिंग नहीं की है, उन्होंने अभी तक बंदूक नहीं चलाया है। ये सुनकर किया बिल्कुल हैरान हो जाती है कि अगर यह फायरिंग हम में से किसी ने नहीं की तो यह फायरिंग किसने की। अब उसे कुछ गड़बड़ होने का अंदाजा लगता है। वो अब और ज्यादा देर नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह सभी को अटैक करने का ऑर्डर दे देती है। अब सभी काफी तेजी से दूसरे पार्टी पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और उधर दूसरी तरफ वह लीडर जैसे ही बाहर की तरफ जाता है तो वह देखता है कि बाहर काफी सारे लोग उसके आदमियों पर टूट पड़े थे। वो उनके आदमियों को एक एक करके मारे जा रहे थे। ये देखकर तो लीडर तुरंत चौकन्ना हो जाता है और वह अपने सभी आदमियों को अटैक करने के लिए इंटरेक्शन देने लगता है, लेकिन बदले में दूसरी तरफ से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। वह बार बार अपने हाथों में लिए फोन में जोर जोर से चिल्लाई जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ से अभी उसे कोई आवाज नहीं आ रही थी। अब वो समझ चुका था कि जरूर उनके साथ कोई धोखा हुआ है। अब शायद वह नहीं बचेगा, इसलिए वह उनसे लड़ना शुरू कर देता है। अब दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी। उसके जो बचे हुए आदमी थे जो बाहर थे वह भी उसके साथ मिलकर फायरिंग कर रहे थे और उधर दूसरी तरफ किया और उसके लोग अंदर ताबड़तोड़ हमला किया जा रहे थे, जिन्हें वहां एक एक करके सारे लोगों को मार दिया था। अब वो जल्दी से उन बच्चों के पास पहुंचते हैं। वहां पर खड़े उसे आदमी के हाथों में जब वो बॉक्स देखी है तो किया को याद आता है कि अभी कुछ देर पहले इस बॉक्स को उसे लीडर ने इसे दिया था। वह जान जाती है कि यह वही बात है जिसमें ड्रग्स के इंजेक्शन भरे हुए हैं। वो उसे आदमी के हाथों से उसे बॉक्स को ले लेती है। उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसमें से 10 इंजेक्शन को निकालकर वह एक साथ इस आदमी के पूरे चेहरे पर लगा देती है। वह आदमी तड़पता हुआ जमीन पर गिर जाता है। कुछ ही देर बाद वह जोर जोर से तड़पने लगता है। किया चिल्लाते हुए कहती है कि बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो क्या ये दर्द? जब तुम इतने बड़े होकर नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हो तो इन मासूम से बच्चों को कैसे दे देते हो तुम ये सब दर्द? तुम्हारी सजा तो इससे भी बुरी होनी चाहिए, पर मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हें इसकी सजा देते फिरूं, इसलिए मारो यहीं पर। और वह जाकर जल्दी से उन बच्चों के हाथ खोलने लगती है। तब तक उसके सारे आदमी वहां पहुंच जाते हैं। वो भी जल्दी जल्दी उन बच्चों के हाथ पर खोलते हैं। उसमें से अब तक वहां पर हो रही लड़ाई की आवाज सुनकर बहुत से बच्चे अपने होश में आ चुके थे और वह डरे समय से एक किनारे बैठे हुए थे। किया वहां जाकर एक छोटे से बच्चों के सर पर हाथ गिरते हुए बोलती है, बेटा आप हम लोगों से डरो मत, हम आप लोगों को यहाँ से बचकर आपकी मम्मी पापा के पास ले जाने के लिए आए हैं। किया की बातों को सुनकर उसे बच्चों की आंखों में चमक आ जाती है और वह अपनी आंसू भरी आंखों से किया की ओर देखकर अपनी लड़खड़ाती हुई जबान में पूछता है, क्या आप सच कह रही हैं? आप हमें हमारे मम्मी पापा के पास ले जाएंगे? या बड़े प्यार से ही उसके सर को सहलाते हुए उसे भरोसा दिलाता है और कहती है, बच्चों जल्दी करो क्योंकि यहाँ पर अभी खतरा चला नहीं है। सब जल्दी से बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाओ। सभी बच्चे जल्दी जल्दी किया की बात मानकर खड़े हो जाते हैं। कभी किया अंश को ऑर्डर देता है कि तुम इन बच्चों को सेफली यहाँ से निकाल कर अपने गार्ड्स के जरिए उनके घर पहुंचा दो। अंश किया की बातों को मानकर तुरंत उन बच्चों को लेकर तुरंत वहां से निकल जाता है। उसके कुछ कार्ड भी अंश के साथ उन बच्चों को संभालने के लिए चले जाते हैं। धीरे धीरे करके वहां से सारे बच्चे पीछे के रास्ते से एक दूसरी शिप पर शिफ्ट कर दिए जाते हैं और फिर दूसरी तरफ से उन्हें नीचे उतार लिया जाता है। किया को पता था कि अगर शिप पानी में आगे बढ़ गई तो उसे एक और शिप की जरूरत पड़ेगी, जिससे उसने पहले से ही इसका इंतजाम कर रखा था, जिससे बच्चों को आसानी से यहाँ से निकाला जा सके। उन बच्चों को निकालने के बाद किया और उसकी टीम अब बाहर आने लगती है
और जैसे ही वह लोग बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वो लीडर उन्हीं की तरफ आ रहा था। ये देखकर तो किया की भांगे ही सिकुड़ जाती है। वो लीडर की तरफ अपनी बंदूक कर देती है। उसे देखकर लीडर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम हम सबको मार के यहाँ से जिंदा जा पाओगे? मेरे एक ही झटके में यहाँ सब के सब मौत के घाट उतार दिए जाओगे। उसकी बातों को सुनकर एक पल के लिए किया को लगता है कि कहीं उनसे कोई चुप तो नहीं हो गई, कहीं इस लीडर ने कोई और जाल तो नहीं बिछा रखा है। पर वह जानती थी कि उसके लोगों ने अगर चारों तरफ चेक कर लिया है तो सब कुछ सही ही होगा, उनसे कोई भूल नहीं हो सकती है। उन्हें हर तरह से ट्रेन किया गया था। वह बिना किसी भूल के अपनी जिम्मेदारियां को अच्छे से निभाते थे और यहाँ तो कई जनों की बात थी। तभी वह लीडर अपने 2 आदमियों के साथ तेजी से अंदर की ओर भागने लगता है। ये देखकर किया भी उसके पीछे चली जाती है। अब अंदर जाकर वह लीडर अपने छुपाए हुए रिमोट को निकाल लेता है और किया की तरफ देखकर एक व्यंग भारी स्माइल में कहता है कि अगर मैं मरूंगा तो तुम सब भी मारोगे। ये देखकर किया हंसने लगती है और हंसते हुए ही वो लीडर के पैरों पर फायर कर देती है, जिस गोली जाकर सीधा लीडर के पैर पर लगती है और वह धर्म से नीचे जमीन पर गिर जाता है। लेकिन अभी भी लीडर के चेहरे पर मुस्कान बनी हुई थी। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग मुझे मार डालोगे, मैं जिंदा नहीं बेचूंगा, पर तुम भी जिंदा नहीं बचोगे क्योंकि यहाँ सभी जगह बम फिट हुए हैं और उसका रिमोट मेरे हाथों में है। इसके एक बटन दबाने की बस देरी है कि तुम सब के कितने यहाँ उड़ते हुए नजर आएंगे। इतना कहते हुए वह जल्दी से रिमोट का बटन दबाता है, पर रिमोट के बटन दबाने के बाद भी वहाँ कुछ नहीं होता है। वह घबरा जाता है और अपने हाथों में पड़े रिमोट को देखा है कि वो वही रिमोट है कि दूसरा कुछ तो नहीं है। लेकिन वह देखता है कि यह रिमोट तो सही है। वह बार बार रिमोट के बटन को दबाता है। उसकी इस हरकत को देखकर किया जोर जोर से हंसने लगती है क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि पासा ने बम को रफ्यूज कर दिया है और कहती है, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? बेवकूफ इंसान, तुझे क्या लगता है कि हम यहाँ पर बिना तैयारी के ही आएंगे? तभी वह डरते हुए पूछता है कि कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें जो चाहिए तुम बताओ, हमारे पास तुम्हें सब कुछ दे देंगे। वह बहुत बड़े आदमी हैं, तुम जितने पैसे चाहिए वो उसमें पैसे तुम्हें दे देंगे। उसकी बातों को सुनकर किया की आंखों में आग बरसने लगता है और वो बहुत ही भयानक तरीके से उसे आदमी से कहती है कि तेरे पास की इतनी औकात नहीं जो माफिया क्वीन को कुछ दे सके। उसकी बातों को सुनकर वह लीडर आप थर थर कांपने लगता है। उसे नहीं पता था कि उसके सामने खड़ी है लड़की को ही माफिया क्वीन है। अब तो मानो जैसे उसकी सांसें ही उसके हालात में अटक चुकी थी। उसे सांस ही नहीं आ रही थी। वह एक तकिया की तरफ ही देखे जा रहा था। किया को उसका इस तरह से देखना बिल्कुल पसंद नहीं आया। किया ने तुरंत इसके माथे के बीचों बीच एक गोली दाग दी और उसे लीडर की तुरंत मौत हो गई। मौके से छूट उसके दोनों साथी यह सब देखकर काफी डर चुके थे। उसे देखकर लिया ने भी उन दोनों पर गोली चला दी और दोनों के दोनों वहीं मर गए। अब यहाँ का सारा मामला खत्म हो चुका था तो वह सभी बाहर की ओर जाने लगते हैं। अभी जैसे ही उन्होंने बाहर की ओर अपना कदम बढ़ाया था कि सामने से कुछ लोग आकर उन पर अटैक करने लगते हैं। ये देखकर तो अब किया के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। वह कहती है कि यह गंदी नाली के कीड़े एक एक कर बार बार उत्थान मार रहे हैं। मुझे लगता है कि इनका सफाया एक बार में ही करना पड़ेगा। तभी दूसरी तरफ से पासा भी आ जाता है और वह देखता है कि कुछ लोग किया पर अटैक कर रहे हैं तो वो तुरंत अपनी पोजीशन संभाल लेता है और उन पर फायरिंग करना शुरू कर देता है। अब दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी, लेकिन इतनी देर से लड़ने की वजह से अब दोनों ही तरफ के लोगों की गोलियां खत्म हो चुकी थी। इसलिए अब वह आमने सामने लड़ना शुरू कर देते हैं। पास और पास के आदमी उन सभी गाड़ियों से अब हाथों से लड़ना शुरू कर चुके थे। वह सब एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे और इधर दूसरी तरफ कुछ लोग किया की तरफ बढ़ रहे थे। वह सभी किया और किया के लोगों से लड़ना शुरू कर दे दिया था। इन दोनों के बीच कितनी भयानक फाइटिंग हो रही थी
कि कोई भी एक दूसरे को नीचे नहीं गिरा पा रहा था। अब बता दे कि यह लोग कौन थे। तो ये लोग ओम शिवाय और मयंक थे, जो अपने गार्ड्स के साथ यहाँ पहुंच चुके थे। पर जैसे ही वो यहाँ पहुंचे तो यहाँ पर लड़ाई पहले ही चालू हो चुकी थी और यहाँ पर कुछ डेथवादी को देखकर उन्हें कुछ अंदेशा हुआ, जिस वजह से उन लोगों ने बिना देर किए अपनी तरफ से फायरिंग शुरू कर दी थी। बोलोगे यही सोच रहे थे कि अंदर यह सारे वही लोग हैं जो बच्चों और लड़कियों की स्मगलिंग करते हैं, इसलिए वह भी बिना रहम दिखाए उनके साथ फाइटिंग किया जा रहे थे। किया के साथ मयंक सूर्यवंशी लड़ रहा था, ओम के साथ निया लड़ रही थी, वही शिवाय के साथ ईशा लड़ रही थी और लिया जान के साथ लड़ रही थी। वह सभी लड़कियां होकर भी उन लड़कों पर भारी पड़ रही थी। मयंक जो किया के साथ लड़ रहा था, वह अपने सामने वाले फाइटर को देखकर काफी ज्यादा आश्चर्य में था। वो जितने मूव करता था वो उसे टॉस कर वापस उसके ऊपर अटैक कर देती थी, जिसकी वजह से अभी तक मयंक को उसके ऊपर एक भी बार वार करने का मौका नहीं मिला था। वह काफी ज्यादा पावरफुल था, फिर भी वह इस शख्स के सामने कमजोर पड़ जा रहा था। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे लड़ रहा था। अब ये लड़ाई काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। इन्हें लड़ते हुए कम से कम 15 मिनट बीत चुके थे, पर यह एक दूसरे से काम नहीं थे। सब एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। तभी किया एक जोरदार की घूमर मयंक के सीने पर मरती है और मयंक जाकर 4 कदम पीछे हो जाता है। उसकी की कितनी जोर से आई कि अगर उसने सेफ्टी बेल्ट न लगाया होता तो उसके सीने की हड्डियां टूट गई होती। वह सोच नहीं सकता था कि कोई इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। सामने वाला शख्स देखने में सिंगल हड्डी का दिख रहा है, वह मयंक के आधा ही होगा। जब मयंक उससे लड़ने के लिए सामने आया था तो उसने सोचा था कि वो उसके एक हाथ के वार को भी नहीं झेल पाएगा, लेकिन अब लड़ने के बाद उसे समझ में आया कि वह कितना गलत था। जो देखने में दिख रहा था वैसा सच में कुछ नहीं था। पर मयंक भी कहाँ हार मानने वाला था। वह लगातार उसके ऊपर वार पर वार करे जा रहा था, पर वो शख्स अपने ट्रिक से हर बार उसको रोक लेती थी और उसका वार खाली जाता था। अचानक मयंक का हाथ उसके सर पर जाता है और उसके सर पर लगाकर उसके हाथों से निकल जाता है, जिससे उसके सुनहरे बाल जो कि कमर तक आते थे वह लहराने लगे। मयंक ये देखकर बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाता है कि यह सामने वाला शख्स कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। अब तो मयंक के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। वह बिल्कुल हक्का बक्का सा खड़ा उसे देख रहा था। तभी उसका फायदा उठाकर किया उसके ऊपर जोरदार वार करती है, जिससे मयंक सीधा जाकर 4 फीट दूर गिरता है। इस बार किया का वार इतनी तेज था कि मयंक को लगा कि उसके शरीर की हड्डियां टूट जाएगी, लेकिन किया इस पर भी नहीं रुकती है। किया को तो अभी यही लग रहा था कि यह लोग अपोजिट पार्टी के लोग हैं और यह सोचकर ही उसका खून खौल रहा था। इसे अपने पैरों से जंप करते हुए हवा में गोल गोल घूमते हुए सीधा मयंक को एक की मरती है, जो जाकर उसकी पीठ पर लगता है और वह सरक कर 10 कदम दूर हो जाता है। इतनी पावरफुल किस्से तो मानो अब मयंक का पूरा शरीर ही टूट रहा था। उसे लग रहा था कि उसके शरीर की हड्डियां टूट गई हो। इतना ज्यादा दर्द तो उसे किसी के मरने पर ना हुआ होगा। वह आश्चर्य से उसे और देख रहा था और उधर दूसरी तरफ मियां ईशा और लिया, उन लोगों ने भी उन तीनों का हाल खराब कर दिया था। ये सभी लड़कियां फाइटिंग में इतनी ज्यादा एक्सपर्ट थी कि इन्हें हराना इन लोगों के बस की बात नहीं थी। तभी भी लिया जान के गले को पकड़कर ऊपर उठा देती है और बहुत ही गुस्से के साथ रहती है कि तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा शौक है ना लड़कियों की तस्करी करने का, तो लो अब लड़कियों के हाथों से मर भी खा लो, इसका स्वाद भी लड़कियां ही तुम्हें चखाएंगी। तुम्हें पता तो चलना चाहिए कि जब लड़कियां मरती है तो उसका दर्द कैसा होता है। इतना कहकर वो उसके प्राइवेट पार्ट पर जोर से मार देती है। जान अपने दोनों पैरों के बीच में हाथ रखकर जमीन पर गिर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लिया ने इतनी जोर से उसे वार किया था कि जान की तो मानो जान ही निकल रही थी। जान ये देखकर आश्चर्य में था कि उससे लड़ने वाली एक लड़की थी जो उसे इतनी देर से इतनी बुरी तरह से पीट रही थी। वह तो कभी सपने में भी
इस लड़की के सामने आने को नहीं सोचेगा। तो दोस्तों आगे क्या होगा ये जानने के लिए स्टोरी में बने रहे और स्टोरी को लास्ट तक जरूर सुने। स्टोरी आगे काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जब इन सभी का आमना सामना इन लड़कियों से होगा तो इनका क्या हाल होगा। तो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए स्टोरी आपको कैसी लगी। आज दोस्तों मैं बाद चैप्टर दिया है क्योंकि कल मेरे किसी दोस्त ने हमसे शिकायत की थी कि हम चैप्टर छोटा देते हैं, लेकिन यार समझा करो ठंडी का दिन है, जल्दी से बीत जाता है और एक चैप्टर लिखने में हमें काफी देर लगता है, इसलिए हम ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं दे पाते हैं। फिर भी हम यही कोशिश करते हैं कि आपको बड़े से बड़ा चैप्टर दे सके। इसी के साथ हमें और भी स्टोरी लिखनी पड़ती है और स्टोरी बनाने के बाद उसे एडिट करने और अपलोड करने में भी काफी ज्यादा वक्त लग जाता है, जिससे पूरा दिन एक ही वीडियो में निकल जाता है। इसलिए हम बाकी की स्टोरी को एक साथ नहीं चला पाते हैं, पर हमारी यही कोशिश रहती है कि हम सभी स्टोरी को एक एक दिन करके बारी बारी से दे सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल के एपिसोड में ओम, शिवाय और मयंक के सामने ये तीनों लड़कियां आएंगी, जिसे देखकर इनका क्या होने वाला है वह तो आपको आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए हमारी स्टोरी को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। एपिसोड 27, ओम और निया की दिलचस्प लड़ाई। पिछले एपिसोड में आपने सुना लिया जान को पीट रही थी और बोल रही थी तस्करी करने का बहुत शौक चढ़ा है ना, तो लो अब लड़कियों के हाथों से मार भी खा लो, इसका स्वाद भी लड़कियां ही तुम्हें चखाएंगी। तुम्हें पता तो चलना चाहिए कि जब लड़कियां मरती है तो उसका दर्द कैसा होता है। इतना कहकर वो उसके प्राइवेट पार्ट पर जोर से मार देती है। जान अपने दोनों पैरों के बीच में हाथ रखकर जमीन पर गिर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लिया ने इतनी जोर से उसे वार किया था कि जान की तो मानो जान ही निकल रही थी। जान ये देखकर आश्चर्य में था कि उससे लड़ने वाली एक लड़की थी जो उसे इतनी देर से इतनी बुरी तरह से पीट रही थी। वह तो कभी सपने में भी इस लड़की के सामने आने को नहीं सोचेगा। अब आगे लिया लगातार जान को पीते जा रही थी और वहीं दूसरी तरफ शिवाय और ईशा एक दूसरे से काफी तेजी से लड़ रहे थे। कभी शिवाय ईशा पर भारी पड़ता तो कभी ईशा शिवाय पर भारी पड़ जाती। अभी यह सब लड़ ही रहे थे कि निया और ओम एक दूसरे के बालों को पकड़कर खींच रहे थे। वैसे ओम थोड़ा फ्लर्टी किस्म का लड़का था और वहीं दूसरी और निया नटखट चुलबुली तो थी ही, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली थी। अब इन दोनों की लड़ाई में ट्विस्ट तो तब आ जाता है जब मियां ओम के ऊपर भारी पड़ जाती है। वो ओम को लगातार मारे जा रही थी, एक भी ऐसा मौका नहीं था जब ओम उसको मार पाए। मियां हाथों पैरों से काफी तेजी से ओम पर वार कर रही थी और जब भी ओम वार करता तब तक मियां उसके वार को टॉस कर वापस से उसे पर पलट वार कर देता। इस वजह से ओम काफी ज्यादा छल्ला चुका था। उसके समझ नहीं आ रहा था कि यह आदमी जो उसे लड़ रहा है देखने में तो दुबला पतला सा सिंगल हड्डी का है, पर इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हैं। जरूर इसने एक्स्ट्रा ट्रेनिंग ली होगी, कोई ऐसी ट्रेनिंग जो हम सब आज तक जानते ही नहीं होंगे। ओम अपने मन में तरह तरह के ख्याली पुलाव बनाए जा रहा था, लेकिन एक भी बार ऐसा नहीं था कि वह निया को अपने कंट्रोल में कर पाए। जब ओम मार खाते खाते थक गया तो उसके चुलबुल से दिमाग में एक आइडिया आया। जैसे ही निया ने ओम को किया, ओम जाकर दूर दीवार से टकरा गया और थोड़ी देर के लिए निया अपने पीछे पलटकर दूसरे गार्ड को देखने लगी। वह दूसरा गार्ड निया के ऊपर अटैक करने वाला था। निया ने देखा कि उसे गार्ड ने जैसे ही अपना हाथ उठाया, वह तेजी से घूमते हुए अपने राइट हैंड से उसके हाथ को पकड़कर और काफी तेजी से घूमकर एक जोरदार की उसके प्राइवेट पार्ट पर मार दिया। वो गार्ड अपना हाथ दोनों टांगों के बीच ले जाकर दबाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। निया अभी उसे देख ही रही थी कि ओम का जो अटपटा सा दिमाग है वह तुरंत चलने लगता है और जाकर झट से पीछे से निया के पीठ पर चढ़ जाता है। अब उसके दिमाग में तो यही चल रहा था कि अगर वह पीछे से उसे दबोच लगा तो वह उसके कंट्रोल में आ जाएगा
और वो उसे आराम से पकड़ लेगा। अब सिचुएशन ऐसी थी कि मिया के पीठ पर ओम चढ़कर बैठ गया था और अपने दोनों पैरों को निया के कमर में लपेट लिया था। का लेफ्ट हैंड निया के गले को लपेटा हुआ था और उसका राइट हैंड निया के सर पर उसके मास्क वाले कैप को तेजी के साथ पकड़ा हुआ था। और पैरों की सिचुएशन का तो क्या कहना, दोनों पर मिया के आगे तरफ उसके लोअर पार्ट के जस्ट ऊपर थे। अब पता नहीं ओम बाबू के मन में कौन सा शैतान इस समय बैठ गया, या उसका दिमाग ही खराब हो गया था, जो उसने सोचा कि क्यों ना वह अपने पैरों से इस आदमी के प्राइवेट पार्ट पर वार करे, जिससे आदमी दर्द के मारे कमजोर पड़ जाएगा और यह आराम से उसके ऊपर हावी हो जाएगा और उसे कंट्रोल में कर लेगा। लेकिन यह प्यारी सी सोच आगे चलकर उसे पर कितना भारी पड़ने वाली है, ये तो हमारे ओम बाबू को अभी थोड़ी देर बाद पता चलने वाला है। जैसे ही ओम ने अपने पैरों से मिया के उसे स्थान पर मारना शुरू किया जहां उसे नहीं मारना चाहिए था। एक तो उसने ऊंची हील के हैवी जूते पहन रखे थे, जिसकी वजह से जब उसने उसे मारा तो निया को काफी तेज दर्द हुआ। अब तो निया का सर ही घूम गया, उसके अंदर तो मानो जितनी भी पिशाचिनियों की आत्माएं थी, सूरपंखा, हिडिंबा, तड़का, भैरवी और भी जितने राक्षसों की आत्माएं हैं, वह सभी एक साथ मानो निया के अंदर प्रवेश कर गई हो। उसकी आंखें गुस्से की वजह से खून की तरह लाल हो चुकी थी। इस समय अगर कोई उसे देख लेता तो उसकी सांसें ही रुक जाती, पर हमारे ओम बाबू तो उसकी पीठ पर चढ़े हुए अभी अपने हाथों पैरों को चलाए जा रहे थे। उन्हें क्या पता था कि अभी थोड़ी देर बाद इन्हीं हाथों पैरों का मसाज होने वाला है। निया के तो गुस्से का कोई ठिकाना ही नहीं था, वह गुस्से में इतनी ज्यादा बौखलाई हुई थी कि उसका पूरा शरीर क्रोध के वजह से कांप रहा था। अब उसने बिना 1 मिनट की देरी लगाए ही उसके दोनों पैरों को अपनी पूरी ताकत से अपने दोनों हाथों से खींचकर दूर किया और उसके दोनों पैरों को तान दिया। फिर राइट साइड घूमकर उसके राइट वाले पैर को अपने दोनों हाथों से पकड़कर इतनी जोर से खींचकर उसे जमीन पर पटका कि मानो धोबी पूरी ताकत से किसी कपड़े को घाट पर पटक रहा हो। अगर ओम महाशय ने अपने दोनों हाथों को सही वक्त पर जमीन पर ना रखा होता तो इस समय उसका सर तरबूज के समान चारों तरफ फूटकर बिखरा होता। एक पल के लिए तो उसे समझ में नहीं आया कि उसके साथ अचानक ये क्या हो गया। तभी उसकी जोरदार चीज निकल पड़ी। अब जाकर उसे अपने शरीर के दर्द का एहसास हुआ। वह सोच भी नहीं सकता था कि यह आदमी इतना ज्यादा ताकतवर होगा कि वो उसे इतनी तेजी से उठाकर जमीन पर पटका कि उसके शरीर की तो हड्डियां लगता है टूटकर चूरा बन जाएगी। अभी वह सीधा होकर पलटा भी नहीं था कि निया का क्रोध से भयानक रूप देखकर उसके तो हाथ पांव फूलने लगे। अब तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके शरीर के साथ साथ उसके सांसों में भी दर्द होने लगा। एक पल के लिए उसे लग रहा था कि उसकी सांसें चल रही है कि नहीं, वह कहीं मर तो नहीं गया। निया उसे अपनी बड़ी बड़ी लाल आंखों से घूरे जा रही थी। अगर उसका बस चलता तो वह अपनी आंखों से ही उसे तुरंत जलाकर रख कर देती। वह ये सोचकर भी नहीं भरोसा कर पा रही थी कि इस आदमी की हिम्मत कैसे हुई उसे उस जगह पर मारने की। जितनी बार वह सोचती उतनी बार उसका खून खोलने लगता। और उधर दूसरी तरफ हमारे ओम बाबू अपने हाथों को घूर घूर कर देख रहे थे, क्योंकि इस वक्त उनके हाथों में निया के सर पर पहना हुआ वह मास्क बिग था, जो कि उसी के साथ उसके हाथों में चला आया था। अब जाकर ओम बाबू को होश आया और वो बहुत ही आश्चर्य के साथ निया की ओर देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी देर से जो उसका बैंड बजा रही थी वह एक लड़की है। अरे वह लड़की है, ये सोचकर उसका सर ही चकराया जा रहा था। क्या वह इतनी देर से एक लड़की से लड़ाई कर रहा था और वह एक लड़की से इतनी देर से पीट रहा है? क्या उसके हाथ पैर अब इतने ताकतवर नहीं रह गए कि वह एक लड़की से मार खा रहा है? उसे तो अब अपने ऊपर ही शंका होने लगी थी। उसकी हालत तो धोबी के कुत्ते के समान हो गई थी, जो ना घर का रहना घाट का। और फिर अचानक उसे याद आया कि अभी थोड़ी देर पहले उसने क्या किया था। अब जाकर उसे समझ में आया कि इस लड़की ने उसे इतनी तेज से जमीन पर क्यों उठाकर पटका। इतना सोचते ही वह तो अपने मुंह पर अपने दोनों हाथ रख लेता है। अब तो उसे बेचारे को समझ नहीं आता है
कि वह अपना मुंह कहाँ ले जाकर छुपाए। वह अपनी उसे हरकत को सोचकर काफी ज्यादा शर्मिंदा हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसने नजर उठाकर सामने देखा निया की घूरती नजरें, उसकी लाल आंखें और उसके वो खुले हुए लंबे बाल, जो कि किसी और समय देखे तो वह लहराते हुए खूबसूरत रेशमी बाल लगता, लेकिन इस समय तो वह पूरी तड़का और चंडिका का रूप लिए हुए दिख रही थी। उसे देखकर ही ओम बाबू के तो पसीने छूटने लगे और उसके हाथ पैर कांपने लगे। वह कुछ बोल पाता कि उससे पहले ही निया उसके पास काफी तेजी से आई और अपने पैरों से मारने लगी। वह इतनी तेज मार रही थी कि ओम उसे रोक ही नहीं पा रहा था, बस चिल्लाए जा रहा था, वह चुड़ैल अम्मा छोड़ दो मुझे, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि तुम लड़की हो मेरी माँ, मैं कान पकड़ता हूँ, अब से ऐसी गलती नहीं होगी, मैं जिंदगी में कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, बस मुझे छोड़ दो। लेकिन निया को तो इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने एक बात भी नहीं सुनी और उसके बालों को अब जोर से पकड़कर गोल गोल करते हुए घूमते हुए उसके ऊपर हाथ और पैर से मारे जा रही थी। अब दोस्तों आगे स्टोरी में क्या होगा? क्या ये लोग अभी लगातार लड़ते ही रहेंगे या फिर उन्हें सच्चाई का पता चलेगा और फिर वह आगे क्या करेंगे? जानने के लिए स्टोरी में बने रहें और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हम काफी मेहनत से इस वीडियो को बनाते हैं, रात के 2 बजे तक तो मैं स्टोरी लिखती हूँ और फिर इसे AI वॉइस में कन्वर्ट करती हूँ, फिर उसके बाद एडिट करके YouTube पर अपलोड करती हूँ। इस प्रक्रिया में 5 से 6 घंटे लग जाते हैं और आप लोग सिर्फ एक बटन ही प्रेस करना होता है, वह भी नहीं करते हैं और स्टोरी सुनकर बिना लाइक सब्सक्राइब करे ही चले जाते हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें भी लगे कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 28। दोनों गैंग को पता चली सच्चाई। पीछे के एपिसोड में आपने सुना कि निया और ओम किस तरह से लड़ रहे थे। निया का भयानक रूप देखकर ओम की तो सबसे ही मानव थम गई थी। वह तो भगवान से बस इतना ही प्रार्थना कर रहा था कि इस बार बचा ले, आइंदा से वह इस लड़की के सामने कभी नहीं आएगा। अब आगे इस समय तो ओम बाबू का हाल ऐसा था कि मानो उसे पूरी पृथ्वी घूमती हुई नजर आ रही थी। वो मन ही मन कल्पना कर रहा था कि हे भगवान, आज ये लड़की कहीं मुझे मार ना डाले, और अगर मार भी डाला तो हे मेरे भोले बाबा जी, आगे के 7 जन्मों तक इस लड़की का मेरे साथ कभी आमना सामना ना हो। उसने तो कभी सपने में भी इतनी भयानक लड़की को नहीं देखा था। हाँ, उसकी टीम में भी लड़कियां थी और वो काफी ताकतवर थी, लेकिन वह इसकी तरह इतनी भयानक कभी नहीं हो सकती थी। या तो लड़की नहीं, चुड़ैलों के खानदान से लग रही है। हे भगवान, मुझे आज बचा लो, अगर मैं बच गया तो पक्का आपको 100 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। बेचारा ओम मन ही मन पता नहीं कितने देवी देवताओं को मान चुका था, लेकिन निया का तो उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। ओम की हालत अधमरी हो चुकी थी, वह जोर जोर से चिल्ला रहा था। दूसरी तरफ कुछ देर पहले किया जब मयंक को इंजेक्शन लगाने जा रही थी तो किया ने मयंक के एक हाथ पर अपने पैरों के जूते के हल को दबा रखा था और मयंक इस समय जमीन पर लेटा हुआ था। किया उसे वही इंजेक्शन लगाना चाहती थी जिन इंजेक्शन में ड्रग्स भरा हुआ था, और वो ड्रग्स भरा इंजेक्शन उन बच्चों को दिया जाता था। किया जैसे ही वो इंजेक्शन लेकर मयंक के पास नीचे झुकी, तभी मयंक चिल्लाते हुए बोला कि तुम्हें शर्म नहीं आती? एक लड़की होकर एक लड़की की तस्करी करती हो? अरे तुम जैसे लोगों को तो मर जाना चाहिए। तुम लोग तो इस दुनिया पर पाप हो, ये दुनिया तुम जैसे पापियों के लिए नहीं है। देख लेना, तुम्हें तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। बैंक की बातों को सुनकर, मयंक की बातों को सुनकर किया उसे आश्चर्य से देखने लगती है और कहती है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी तस्करी तुम करते हो और इल्जाम हम पर लगा रहे हो। अगर आज हमने तुम्हें रंगे हाथों ना पकड़ा होता तो तुम तो न जाने कितने बहाने बनाते। तुम जैसे लोगों को तो पुलिस भी नहीं पकड़ पाती है, और अगर पकड़ भी लेती है
तो तुम उन्हें अपने पैसों का रोक दिखाकर बाहर चले आते हो, लेकिन आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फिर देखती हूँ कि तुम्हारे वह पैसे जो लड़कियों की तस्करी करके कमाते हो तुम्हारे किस काम के आते हैं। अब तो मयंक को भी कुछ डाउट होने लगा था कि अगर ये लोग तस्करी करने वाले नहीं है तो फिर ये लोग हैं कौन। तभी मयंक ने पूछा कि क्या तुम उसे गैंग की मेंबर नहीं हो जो लड़कियों की तस्करी करता है। उसकी बातों को सुनकर किया बड़े आश्चर्य के साथ उसे देखने लगती है और कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, यहाँ हम पिछले 4 घंटे से उन बच्चों और लड़कियों को बचा रहे हैं और तुम उल्टा हमें ही इल्जाम लगा रहे हो। आप सारी बातें मयंक को समझ में आ गई कि यहाँ पर क्या हुआ होगा और वो बच्चे और लड़कियां। ये सोचते हुए मयंक ने तुरंत उसे पूछा कि बच्चे और लड़कियां सुरक्षित यहाँ से चले गए हैं कि नहीं। तभी किया बड़े आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगती है। तब मयंक कहता है कि देखो हम कोई तस्करी करने वाले नहीं हैं, हम माफिया किंग के आदमी हैं और हम यहाँ लड़कियों और बच्चों को बचाने आए थे। पर हमारे आने से पहले ही हमने यहाँ कुछ डेटवादी देखी और हमें कुछ गलत होने का अंदेशा लगा, जिस वजह से हमने हमला कर दिया। हमें नहीं पता था कि यहाँ और कोई भी ऐसा है जो उन लोगों को बचाने आया है। अब मयंक की बातों को सुनकर किया को सब कुछ समझ में आ जाता है। तभी किया जब कुछ देर पहले लड़ रही थी तो उन गार्ड्स के शरीर पर लगे बैच को देखकर एक पल के लिए उसे ऐसा लगा कि ये काम माफिया किंग का है। या सोकर तो उसका खून ही खोल गया था और उसने डिसाइड कर लिया था कि वो माफिया किंग को छोड़ेगी नहीं। लेकिन अब सब कुछ क्लियर हो गया था, इसलिए किया चुपचाप मयंक के हाथों से अपने पैरों को हटा लेती है और जैसे ही मयंक के हाथ फ्री होते हैं वो तेजी से उठकर खड़ा हो जाता है। अभी वह लोग कुछ और बोलने पते कि तभी सामने से निया और ओम की लड़ाई देखकर बिल्कुल दंग रह जाते हैं। इस समय उन दोनों की पोजीशन ऐसी थी, ओम जमीन पर लेटा हुआ था और निया उसके पीठ पर बैठकर उसके बालों को पीछे की ओर खींचे हुई थी और ओम जोर जोर से चिल्ला रहा था और निया उसे दुनिया में जितनी भी गालियां बनी थी, चाहे वह लड़कों वाली हो या लड़कियों वाली, गंदी हो या अच्छी, सभी दिए जा रही थी। अब आप सभी सो ही सकते हैं कि इतनी भयानक सिचुएशन में वह कौन कौन सी गाली दे रही होगी। देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे माँ भैरवी भैंसे की सवारी कर रही हो। उन्होंने पहली बार इस तरह की लड़ाई देखी थी। मयंक की आंखें तो ये सब देखकर इतनी बड़ी हो गई थी कि मानो वह निकाल कर बाहर ही आ जाएगी। वह तो सोच भी नहीं सकता था कि यह लड़की कितनी खतरनाक है। अच्छा हुआ कि वह इस सीधी वाली लड़की के हाथ पड़ा था, अगर उसके हाथ पड़ जाता तो आज उसका राम नाम सत्य जरूर हो जाता। अब मयंक बाबू को कौन बताएं कि जिसे वह सीधी समझ रहा है वह उन सब की है। बड़ी वाली अम्मा है, दूसरी तरफ ईशा और शिव भी खड़े होकर ये तमाशा देख रहे थे और उधार लिया और जान भी अब तक उनकी भी नजर मियां और ओम पर पड़ चुकी थी। वो भी उनकी तरफ आश्चर्य से देख रहे थे। वो तीनों लड़के यही सोच रहे थे कि ये लड़की कितनी ज्यादा खूंखार है, ये तो जिसे पकड़ लेती होगी बिना उसकी जान निकाले नहीं छोड़नी होगी। यह कोई साइको तो नहीं है या कोई पागल। वह सब अपने मन में अनाप शनाप सोच जा रहे थे, पर इधर तो इन तीनों लड़कियों को अच्छे से पता था कि जरूर उसे लड़के ने कुछ ऐसा किया होगा कि निया को गुस्सा आ गया होगा। और इन तीनों को अच्छे से पता था कि जब मियां को गुस्सा आता है तो उसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। वह जब तक अपना पूरा गुस्सा नहीं निकाल लेगी उसे रोकना व्यर्थ है। और उधर ओम मार खाकर उसका तो चूरमा ही बन चुका था। वह तो बस मन ही मन अपने भगवान से मना रहा था कि हे भगवान, आने वाले 7 जन्मों में इस लड़की को मेरे सामने कभी मत लाना। इसके सामने आने से अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगा। उसके मन में इस लड़की के प्रति इतना ज्यादा खौफ बैठ गया था कि वह सपने में भी इसके सामने आने की कल्पना नहीं कर सकता था। कभी किया ने निया से कहा स्टॉप इट मियां, फिर भी निया अभी नहीं रुकी। किया ने फिर से उसे आवाज लगाया। मैंने कहा रुक जाओ। उसकी इतनी तेज और डरावनी आवाज को सुनकर अब की बार निया रुक गई और उसने ओम को एक जोरदार लात मारा।
और वहां से किया की तरफ बढ़ गई। को इतना शांत खड़ा देखकर लिया और इस भी किया के पास आ गई और पूछा क्या बात है, तुम क्यों रुक गई। तभी किया ने बताया कि यह सब अपोजिट पार्टी के नहीं है, ये सब तो उन बच्चों को बचाने के लिए आए थे और गलतफहमी वास हम सब आपस में ही भिड़ गए। हमारा काम खत्म हो गया, हमें यहाँ से तुरंत निकालना चाहिए क्योंकि काफी देर हो गई होगी। अब तक तो उन लोगों को खबर भी हो गई होगी और वह कहीं यहाँ आना जाए या फिर कोई और प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। जल्दी से इस शिप को बम से उड़ा दो और यहाँ से निकले। उसकी बातों को सुनकर ईशा ने ओके कहा। अब वो तीनों लड़के और उनके साथ ऋषभ, ये लोग 4 लड़कियों को आंखें फाड़े देख रहे थे और इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी देर से जो फाइटिंग हो रही थी और जिसे हम लोग पीट रहे थे वह चारों लड़कियां थी। उन बेचारों का मन कर रहा था कि कहीं चुल्लू भर पानी में जाकर डूब मरे। अब तक में उन्हें समझ में आ चुका था कि खुद को इतना पावरफुल समझने वाले हम कितने बड़े बेवकूफ हैं और हमसे बड़े पावरफुल तो यहाँ लड़कियां भी बन चुकी हैं। तभी मयंक किया से कुछ पूछने वाला था, जैसे ही उसने ये कहा कि हमारे बारे में तो आप लोग जान गए, पर आप लोग कौन हैं और हमने यहाँ पहले आपको कभी नहीं देखा। उसकी बातों को सुनकर लिया जवाब देते हुए बोली, ओ रियली, आप हमें कभी नहीं देखे हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने हमें देखा हो पर पहचान ना हो। पर मयंक श्योर था कि उसने कभी इन लोगों को नहीं देखा। उसने अपना करना में हिला दिया और कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोगों को मैंने पहले कभी देखा हो। आप लोग कौन हैं और यहाँ कैसे आ गए? मुझे नहीं लगता कि आप लोग इंडिया के हैं। उसकी बातों पर ईशा तंज करते हुए कहती है कि वो हम इंडिया के नहीं है तो कहाँ के हैं? आप ही हमें बता दीजिए। हम तो बस इतना अभी तक यही जान रहे थे कि हम इंडिया के हैं, पर अगर आप हमें बता देंगे कि हम इंडिया के अलावा कहाँ के हैं तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी हम पर। उसकी बातों को सुनकर मयंक झेप जाता है, अपनी नजरों को इधर उधर करके देखने लगता है। तभी शिवाय पूछता है, छोड़ो जो भी बात है, पर आप लोग कौन हैं ये तो बता दीजिए। इस बात पर वह तीनों लड़कियां किया की ओर देखने लगती है, पर किया कुछ भी नहीं कहती। वह सीधा आगे की ओर बढ़ जाती है। उसको ऐसा करता देखा वह समझ जाती है कि उन लोगों को कुछ नहीं बताना है। वह भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। उधर हमारे ओम बाबू अभी भी जमीन पर पड़े बस उनकी बातों को सुन रहे थे। अब उनके जाने के बाद जैसे ही इन तीनों लड़कों की नजर ओम पर पड़ती है, वो तीनों जोर से ठहाका मारकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, क्या बात है, आज के बाद से तो तुम लड़कियों से फ्लर्ट करना सपने में भी नहीं सोचोगे, क्योंकि आज किसी लड़की ने तुम्हें ऐसा सबक सिखाया है कि तुम्हें सारी की सारी लड़कियां अपनी माँ बहन ही दिखाई देगी। इतना कहकर वो तीनों फिर से हा 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 का कर तेजी से हंसने लगते हैं। अभी वह लोग अपने में ही उसके मजे ले रहे थे, तभी किया के गार्ड आते हुए उनसे कहते हैं कि आप सब बाहर निकलिए। उसकी बातों को सुनकर वह सभी समझ जाते हैं कि अब यहाँ क्या होने वाला है। और उधर दूसरी तरफ किया जैसे जैसे बाहर निकल रही थी, उसके सामने लाशों की ढेर दिखाई पड़ रहे थे। चारों तरफ आदमियों की लाशें पड़ी हुई थी। पूरा सिप खून से नहाया हुआ था। इसी वजह से सुबह कोई हंगामा न हो जाए, किया ने इस शिप को बम से उड़ाने को कहा था। तो दोस्तों, अब आगे स्टोरी में क्या होने वाला है जानने के लिए स्टोरी में लास्ट तक बन रहे। चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 29, आ गई माफिया क्वीन। अब तक आपने सुना कि दोनों टीमों के बीच लड़ाई होती है और लास्ट में उन्हें पता चलता है कि वह दोनों ही टीम में लड़कियों की तस्करी करने के लिए नहीं आई थी, बल्कि वह दोनों ही टीम के लोग उन बच्चों और लड़कियों को बचाने के लिए आए थे। ये पता लगने के बाद वह दोनों अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं। अब आगे जैसे ही किया शिप से बाहर आने लगती है तो वह अपने चारों तरफ देखती है, वहां लोगों की लाश पड़ी हुई थी। ये देखकर उसके चेहरे पर एक न दिखने वाली मुस्कान दौड़ जाती है, जिसे वह तुरंत छुपा लेती है और फिर अपनी कदमों को आगे की ओर बढ़ा देती है। उधर उसके आदमी शिप पर बम फिट करने लगते हैं। यहाँ से निकलने से पहले वह शिप को ब्लास्ट करके जाने वाले थे। जब किया पी से थोड़ी दूर आ जाती है तो वह फिर से वही माफिया क्वीन वाली सिटी बजाने लगती है।
सिटी की आवाज सुनकर एक बार फिर वहां पर मौतशा सन्नाटा छा जाता है और किया के दोस्त जान जाते हैं कि शायद आज किया के मन को फिर से एक बार दर्द हुआ होगा। ये दर्द कैसा है वह भी नहीं जानते हैं, वह तो बस इतना जानते हैं कि किया जब भी किसी की सहायता करती है तो उसे बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि यह सिटी सुकून की बज रही है या दर्द की। दूसरी तरफ ओम शिवाय मयंक और ऋषभ अभी एक दूसरे पर हंस ही रहे थे कि उनके कानों में भी इस सिटी की धुन सुनाई पड़ती है और एक पल के लिए वहां पर सन्नाटा छा जाता है। वह इस धुन को बड़े ध्यान से सुनाने लगते हैं। वह धुन काफी धीरे सुनाई पड़ रही थी क्योंकि किया इन लोगों से दूर चली गई थी, लेकिन फिर भी वह धुन इतनी ज्यादा स्पष्ट थी कि वह उसे साफ साफ सुन सकते थे। फिर धीरे धीरे करके उसे धुन की आवाज कम होती गई। 2 मिनट की शांति के बाद अचानक से सभी एक दूसरे की ओर आश्चर्य से देखने लगते हैं क्योंकि इन सभी को अच्छे से पता था कि यह धुन माफिया क्वीन की धुन है। जब भी यह धुन को कहीं पर सुना जाता है तो सबको पता चल जाता है कि वहां पर माफिया क्वीन मौजूद है और किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि उसे और नजरें उठाकर भी देख ले। लेकिन इन सब का तो आश्चर्य इस बात से हो रहा था कि क्या यहाँ पर माफिया क्वीन आई हुई है, क्या माफिया क्वीन इंडिया में है। शिवाय अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए मयंक की तरफ देखा है और कहता है, भाई तुमने ये धुन सुनी, ये तो माफिया क्वीन की धुन है, तो क्या इसका मतलब माफिया क्वीन इंडिया में है और वह इस वक्त यहाँ मौजूद है? और अगर वह इंडिया में है तो वह यहाँ क्या कर रही है? क्या यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है जो हमारी नजरों से बचा हुआ है? क्योंकि माफिया क्वीन का इंडिया आना तो बहुत बड़ी बात है। वह बिना किसी कारण के कहीं नहीं जाती है, आज तक तो उसे किसी ने देखा भी नहीं है। वो कैसी दिखती है कोई नहीं जानता, बस लोग इस धुन से ही जानते हैं कि माफिया क्वीन उनके देश में है। और आज तो मुझे 100% श्योर है कि माफी यकीन यहाँ इंडिया में आई हुई है, पर वो यहाँ पर क्या कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको यह बता दें कि जब ये लोग अमेरिका में थे तो एक मिशन में गए थे, पर उनके पहुंचने से पहले ही वहां सब कुछ तबाह हो चुका था। वहीं पर इन लोगों ने सिटी की इस धुन को सुना था। तब वहां के अपने साथियों से पूछने पर इन्हें पता चला कि यह माफिया क्वीन है और यहाँ पर जो तबाही हुई है उसी ने की है। इस वजह से इन लोगों को सीट की यह आवाज अच्छे से याद थी। ये लोग भी माफिया क्वीन के बारे में अच्छे से जानते थे, उसे आज तक तो किसी ने नहीं देखा था, पर वह अपने दुश्मनों को बहुत बुरी मौत देती थी। वह जिसे भी मौत देती थी उसकी हालत देखकर तो बड़े से बड़ा माफिया भी कांप जाता था। लेकिन वही मयंक के चेहरे पर कुछ और ही दिखाई पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह मानो कुछ गहरा सोच रहा हो। उसे इस तरह से देखकर शिवाय पूछता है, मयंक क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों स्टैचू बनकर खड़े हो? उसकी बातों को सुनकर मयंक अपने होश में आता है और कहता है, क्या तुम्हें यहाँ कुछ अजीब नहीं लग रहा है? क्योंकि जहाँ तक मैं माफिया क्वीन को जानता हूँ वह किसी भी तरह का इलीगल काम नहीं करती है। वो भले ही माफिया क्वीन हो पर वो किसी के साथ गलत नहीं करती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि उसे लड़कियों की इस तस्करी के बारे में पता चल गया हो और वो इन्हें बचाने यहाँ आई हो, पर उसके पहुँचने से पहले ही यहाँ सब कुछ खत्म हो चुका था, इस वजह से वह यहाँ तक ना आई हो। बातों को सुनकर वह तीनों उसकी तरफ गौर से देखने लगते हैं। तभी शिवाय कहता है कि कुछ और भी तो हो सकता है वो यहाँ से गुजर रही हो और यूं ही उसने सिटी बजा दिया हो। लेकिन उसकी बातों को काटते हुए मयंक कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वह ऐसा तभी करती है जब वो किसी मिशन को अंजाम देती है और उसमें जीत हासिल करती है। तभी मयंक के दिमाग में अचानक से कुछ आता है और वह चौंक कर उन लोगों की ओर देखने लगता है। अब यही हालत उन तीनों का भी था। वह तीनों भी बिल्कुल उसी तरह मयंक को देख रहे थे। मयंक ने हाँ में सर हिला दिया। अब दोस्तों ये चारों क्या सोच रहे थे?
ये तो हमें आगे के एपिसोड में ही पता चलेगा। क्या ये लोग जान पाएंगे कि माफिया क्वीन कौन है और वह यहाँ किस वजह से इंडिया आई हुई है? इसके आगे क्या होगा जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए। एपिसोड 30, दादाजी का होश में आना। अभी तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि मयंक के दिमाग में अचानक से कुछ आता है और वह चौंक कर उन लोगों की ओर देखने लगता है। अब यही हालत उन तीनों का भी था। वह तीनों भी बिल्कुल उसी तरह मयंक को देख रहे थे जैसे वो पूछ रहे हो कि क्या हम जो सोच रहे हैं वही तुम भी सोच रहे हो? मयंक उनकी तरफ देखते हुए हाँ में सिर हिला देता है और फिर तभी ऋषभ चाहते हुए कहता है, क्या सच में हम जिसे लड़ रहे थे वो माफिया क्वीन के लोग थे या फिर उन चारों लड़कियों में ही कोई माफिया क्वीन थी? अब इनके लिए एक बड़ी मुसीबत ये थी कि अगर वह लोग माफिया क्वीन के लोग हैं तो इन 4 लड़कियों में से कौन वाली लड़की माफी क्वीन हो सकती है? उन चारों ने तो अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, पहचान के लिए तो कुछ भी ऐसा नहीं नजर आ रहा था जिससे उन्हें देखकर पहचान जा सके। देखने में सबकी हाइट बिल्कुल एक जैसी ही थी। सब दूध की तरह गोरी और किसी मॉडल की तरह दुबली पतली थी और उनमें से 2 लड़कियों की आंखें गोल्डन ब्राउन और 2 लड़कियों की आंखें हल्की ब्लू थी। इसके अलावा और कुछ नहीं समझ में आ रहा था। उनका फिगर तो इस तरह से था कि मानो किसी मॉडल का हो, वो किसी फाइटर की तरह तो किसी भी एंगल से देखने में नहीं लग रही थी। अब चारों अपनी अपनी सोच में डूब गए थे। उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा था कि उसमें से कौन सी माफिया क्वीन थी या थी भी कि नहीं। उनके लिए यह एक बड़ी प्रॉब्लम थी। फिर चारों वहां से निकल जाते हैं और वह निकाल कर सीधा रेहान के फार्म हाउस की ओर बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ अस्पताल में सुबह का वक्त। सुबह अब दादाजी को हल्का हल्का होश आ रहा था। वह अपनी आंखों को धीरे धीरे करके खोल और बंद कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने पूरी तरह से अपनी आंखों को खोला। अभी भी उनकी आंखों के सामने उसे लड़की का खूबसूरत सा चेहरा घूम रहा था। वह चेहरा दादाजी को इतना प्यारा लगा कि मानो उसके सामने कोई परी दिखाई दे रही हो। इस वक्त भी दादाजी की आंखों के सामने वही चेहरा घूम रहा था और दादाजी बिल्कुल शांत थे। वह कुछ भी बोल नहीं रहे थे। ये देखकर सुरेंद्र प्रताप जी घबरा जाते हैं और वह सोचते हैं कि कहीं अधिक चोट लगने की वजह से पापा जी को कुछ हो तो नहीं गया है। वो इस तरह से क्यों एक तक देख रहे हैं और वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। तभी वो उन्हें आवाज लगते हैं, पापा जी क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? वो 2 बार इसी तरह से अपने पापा जी को बुलाते हैं। इसके बावजूद भी सूर्य प्रताप जी कुछ नहीं बोलते हैं। ये देखकर तो अब सुरेंद्र जी की आंखें नम हो जाती है और उनके मन में अजीब तरह की घबराहट होने लगती है। वो कुछ और सो पाते कि इतनी देर में दादाजी बोलते हैं, वह लड़की कहाँ है, उसे मेरे पास लाओ। ये सुनकर सुरेंद्र जी को बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है और वह कुछ समझ नहीं पाते हैं कि मैं लड़की कहाँ से लाऊं। वह सोचते हैं कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना। ये सोचकर वह अपने पिताजी से पूछते हैं, पिताजी आपने कुछ कहा क्या? तभी दादाजी फिर से कहते हैं कि वह लड़की कहाँ गई, उसे लड़की को मेरे पास बुलाओ। सुरेंद्र जी घबराकर कहते हैं, पापा जी कौन सी लड़की? आप किसी लड़की की बात कर रहे हैं? तभी दादाजी कहते हैं कि वही लड़की जो मेरे साथ थी। तब सुरेंद्र जी कहते हैं कि नहीं पापा जी, आपको कोई गलतफहमी हो रही है, आपके साथ कोई लड़की नहीं थी। तब दादाजी बताते हैं कि नहीं, वहां पर मेरे साथ एक लड़की थी। उनकी बातों को सुनकर सुरेंद्र जी ने उन्हें बताया कि जब वह लोग वहां पहुंचे थे तो वह जमीन पर पड़े हुए थे और आसपास कोई भी नहीं था सिवाय वह उन गुंडों के। वहां तो दूर दूर तक किसी लड़की का नामो निशान नहीं था। उसकी बातों को सुनकर दादाजी हैरान होते हुए पूछते हैं, क्या वहां पर वो लड़की नहीं थी? लेकिन वह लड़की तो वहीं पर थी और उसी ने मेरी जान भी बचाई है। वो गुंडे तो मेरी जान कब का ले चुके होते। अगर वह लड़की वक्त पर नहीं आई होती, उसे लड़की ने उन सारे गुंडों को मारा था और मेरे जख्मों पर जो चोट लगे हुए थे उन जख्मों पर उस लड़की ने कुछ जड़ी बूटियां लगाई थी जिसकी वजह से मेरी जान बच सकी थी।
और यह भी नहीं, मेरी तो सांसें ही बिल्कुल रख चुकी थी। एक वक्त के लिए तो मुझे ये लगा कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा। मेरी धड़कन भी बंद होने लगी थी और मैं पूरी तरह से बेहोश हो गया। लेकिन जब मैं होश में आया तो ये देखा कि वह लड़की मेरी जान बचाने के लिए एक ऐसा ट्रीटमेंट कर रही थी जो शायद सबके बस की बात नहीं है। सबके क्या कहें, वह किसी के बस की बात नहीं है। ऐसा तो कोई मिरेकल डॉक्टर ही कर सकता है। और इन सब में सबसे बड़ी बात ये थी कि वो लड़की बहुत ही कम उम्र की थी, 16 से 17 साल की ही लग रही थी। दादाजी की इतनी सारी बातों को सुनकर अब तो सुरेंद्र प्रताप जी को पता चल गया था कि उनकी जान बचाने वाला कोई और नहीं, वह छोटी सी लड़की थी। दादाजी के कहे मुताबिक अगर वह लड़की इतने सारे लोगों को एक साथ मार सकती है तो वह नन्ही सी लड़की काफी ज्यादा पावरफुल होगी। और जिस तरह से दादाजी बता रहे थे कि उसे लड़की ने उनकी जान बचाई है, यही बात डॉक्टर भी कह रहे थे। यानी सच में वह लड़की बहुत ही ज्यादा कमाल की होगी। अब तो सुरेंद्र जी के मन में भी उसे लड़की से मिलने की इच्छा होने लगी। वह भी उसे लड़की को एक बार देखना चाहते थे। तभी सुरेंद्र जी ने दादाजी से कहा, पापा जी क्या आप उसे लड़की को देखकर पहचान जाएंगे? सुरेंद्र जी की बातों को सुनकर दादाजी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। दादाजी को मुस्कुराता हुआ देखकर सुरेंद्र जी आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ऐसी हालत में पापा जी क्यों मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें ऐसा क्या हो गया है। अभी दादाजी बोलते हैं कि बेटा जी वह लड़की कोई भूलने वाली चीज नहीं है जिसे मैं देखकर नहीं पहचान पाऊंगा। उनकी बातों को सुनकर सुरेंद्र जी उनके बातों का मतलब नहीं समझ पाते हैं और वह दादाजी की तरफ अपनी आंखें छोटी करके देखने लगते हैं, जैसे मानो पूछ रहे हो कि आपके कहने का मतलब क्या है। उन्हें इस तरह से देखकर दादाजी समझ जाते हैं कि इस वक्त सुरेंद्र जी के मन में क्या चल रहा है। फिर दादाजी आराम से कहते हैं कि वो लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि मानव धरती पर जैसे कोई अप्सरा उतर आई हो। वह देखने में बहुत ही ज्यादा प्यारी थी, इसलिए मैंने ऐसा कहा कि वो कोई भूलने वाली चीज नहीं है। मैं ही क्या, कोई भी उसे एक बार देख ले तो वह उसे अपनी पूरी जिंदगी याद रखेगा। दादाजी की बातों को सुनकर अब तो सुरेंद्र जी के मन में उसे लड़की से मिलने की इच्छा और ही ज्यादा प्रबल हो जाती है और वो मन ही मन सोचते हैं कि मुझे उसे लड़की से मिलना है, मैं भी देखना चाहता हूँ वह लड़की कैसी है। वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और वह सुरेंद्र जी से कहते हैं कि मैं दादाजी को एक बार चेक कर लेता हूँ, लेकिन इसके साथ ही मैं तुम्हें ये बताना चाहूंगा कि दादाजी के हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ रही है, दिक्कत ज्यादा बढ़ उससे पहले ही आप उनके हार्ट का ऑपरेशन करवा लीजिए। कब तक उनकी सर्जरी नहीं हो जाती है, इनके लिए उन इम्पोर्टेंट दवाइयाँ को जरूर मंगवा लेना जिनकी लिस्ट आपको दी गई है। वह दवाइयाँ आपको जल्दी तो नहीं मिल पाएंगे, लेकिन आप अगर कोशिश करेंगे तो जरूर मिल जाएगी। वह दवाइयाँ इन दादाजी के लिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर की बातों को सुनकर सुरेंद्र जी उन्हें तसल्ली देते हुए कहते हैं, मिस्टर शर्मा आप बिल्कुल फिक्र ना करिए, मैं किसी भी कीमत पर उन दवाइयाँ को खोज ही लूंगा, क्योंकि पापा की हेल्थ से ज्यादा मेरे लिए दूसरा कोई काम नहीं है, तो सबसे पहले मैं यही काम करूंगा। फिलहाल आप अभी बताइए कि पापा जी को हम कब डिस्चार्ज करवा सकते हैं? मिस्टर शर्मा कहते हैं कि मैं इन्हें अभी घर ले जाने की परमिशन नहीं दूंगा, लेकिन जिस तरह से इनके ऊपर खतरा बना हुआ है आप घर में ही सारा इंतजाम करवा लीजिए और इन्हें डिस्चार्ज करवा कर घर पर ही उनकी दवाइयाँ को शुरू करवाइए। तो दोस्तों अब आगे क्या होने वाला है? क्या सुरेंद्र जी उसे लड़की को ढूंढ पाएंगे जिसे दादाजी की जान बचाई है? क्या दादाजी दोबारा कभी उसे लड़की से मिल भी पाएंगे कि नहीं? और अब आगे क्या होने वाला है जानने के लिए बने रहिए। स्टोरी में लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और स्टोरी में आपको क्या चेंज चाहिए वह भी हमें बताइए। हम आपके अकॉर्डिंग स्टोरी को बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 31 किया और उसके दोस्तों की मस्ती।
अभी तक आपने स्टोरी में सुना कि सुरेंद्र जी दादाजी के होश आने पर उनसे उसे घटना के बारे में पूछते हैं तो दादाजी बताते हैं कि उनकी जान बचाने वाली एक लड़की थी जो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड थी और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उनकी बातों को सुनकर सुरेंद्र जी के मन में भी उसे लड़की से मिलने की इच्छा होने लगती है और सुरेंद्र जी दादाजी को डिस्चार्ज कर अस्पताल से घर ले जाने की तैयारी करते हैं। अब आगे अस्पताल की फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद जी दादाजी को लेकर अपने घर चले जाते हैं और घर पर ही दादाजी के दवाइयाँ का इंतजाम करवा देते हैं। वह साथ में अपने साथ 2 जूनियर डॉक्टर को भी ले लेते हैं जो हर वक्त दादाजी के साथ रहकर उनकी देखभाल कर सके। दूसरी तरफ किया और उनके सभी दोस्त अपने विला में वापस आ जाते हैं। वह सब काफी थक चुके थे। सभी गाड़ी से निकलकर अंदर विला में आते हैं और हाल में ही सोफे पर बैठ जाते हैं। किया भी सोफे पर बैठी है और अपना सर सोफे पर टिका कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। इनके साथ में पासा भी आया हुआ था। वो जब सबकी ओर देखता है तो वह किया से कहता है कि बस आप सर यहाँ आराम करिए और मैं जाकर अपने आदमियों को चेक करता हूँ क्योंकि हमारे आदमियों में से कुछ लोग जख्मी हो गए हैं। मैं उनके ट्रीटमेंट का इंतजाम करवाता हूँ। किया तुरंत पासा को जाने के लिए कह देती है। फिर पासा तुरंत वहाँ से निकल जाता है। आप पासा के जाने के बाद सभी लोग अपने रूम की तरफ बढ़ जाते हैं क्योंकि यह सभी अब थक चुके थे और उन्हें आराम करने की जरूरत थी। किया सबको आराम करने के लिए कहकर खुद अपने रूम में चली जाती है और वहां जाकर वह सबसे पहले हुआ स्वरूप जाती है और सबर चालू करके पानी के नीचे खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों के सामने आप जो कुछ भी हुआ वह मंजर घूम रहा था और छोटे छोटे नन्हे से बच्चे और वो कम उम्र की लड़कियां जिनके आंखों में दर्द और आंसू दिखाई दे रहे थे। ये सोचकर भी किया के दिल को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी कि यह मन में सोच रही थी कि क्या अब इस दुनिया में इंसान नहीं रह गए हैं, सब राक्षस बन चुके हैं। आखिर में इतना बेरहम कैसे हो सकता है कि माँ की गोद में खेलने वाले इन नन्हे बच्चों को छीनकर वह गुनाहों की दुनिया में करने के लिए फेंक देता है। महज कुछ चंद पैसों के लिए वो इतना घिनौना काम कैसे कर सकते हैं। ऐसे इंसानों को इंसान खाने से भी घिन आता है। किया की आंखों में दर्द और गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। लड़ते वक्त उसके शरीर पर काफी ज्यादा खून लग चुका था। वह शव के नीचे इसी तरह काफी देर तक खड़ी रहती है। उसके शरीर में लगे खून के धब्बे सब पानी के साथ साफ हो रहे थे। अब उसका पूरा शरीर बिल्कुल साफ हो चुका था। शरीर पर कहीं भी खून का एक कतरा भी नहीं दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद किया बाथरूम पहनकर बाहर निकलती है और सीधा चेंजिंग रूम में जाकर एक सिंपल सी नाइटी पहनकर बाहर आ जाती है। अब वो काफी थक गई थी इसलिए सीधा अपने बेड पर जाकर लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन जैसे ही अपनी आंखें बंद करती है उसे अपने साथ लड़ रहे उसे लड़के की याद आती है। वो मयंक को याद करते हुए कहती है कि आखिर में ये लड़का कौन था, पता नहीं क्यों इससे मुझे अपनेपन का एहसास हो रहा था। शायद इसलिए मैं इसको मार नहीं पा रही थी। मेरे हाथ इसके ऊपर इतनी तेजी से नहीं वार कर रहे थे जितना आमतौर पर मैं अपने दुश्मनों के ऊपर वार करती हूँ। इससे मुझे किसी तरह की नेगेटिव वाइब भी नहीं आ रही थी। आखिर में ये लड़का कौन हो सकता है? और यह सब माफिया किंग के लोग थे। तो क्या आज इस लड़ाई में माफिया किंग भी आया हुआ था? अगर वह आया हुआ था तो उसे लड़के ने ऐसा क्यों कहा कि वो माफिया किंग के आदमी है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि माफिया किंग उसे समय वहां मौजूद था। तभी तो उसे लड़के को अपनी पहचान बतानी पड़ी और मुझे नहीं लगता कि इतना पावरफुल माफिया किंग अगर जहां पर होता हम उन्हें इतनी जल्दी शिकस्त दे पाते। तो क्या इसका मतलब यह है कि अपने किसी भी मिशन पर माफिया किंग खुद न जाकर अपने लोगों को भेजता है या फिर कोई और बात है? किया इसी तरह से अपने दिमाग को सोने से नहीं रोक पा रही थी और धीरे धीरे सोचते सोचते वह कब नींद की आगोश में चली जाती है उसे भी नहीं पता चलता। दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग में
एक जोरदार चीखने की आवाज सभी के कानों पर पड़ती है और सभी चौंककर अपने बेड पर उठकर बैठ जाते हैं। तो चलिए हम बता दें कि यह आवाज किसकी थी, वरना आप सभी कंफ्यूजन में ही रह जाएंगे। तो यह आवाज निया की थी। वो सपने में भी मयंक को पीट रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी। इसी वजह से उसके मुख से भी जोर जोर से आवाज आ रही थी, जिसे सुनकर सब घबरा जाते हैं और सभी एक साथ निया के कमरे की ओर बढ़ जाते हैं। जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो देखकर दंग रह जाते हैं। निया एक तकिए को पकड़कर नींद में ही जोर जोर से मारे जा रही थी और उसके मुख से गालियां तो जैसे फूल बरस रहा हो तरह से निकल रही थी कि इस हरकत को देखकर दरवाजे पर सभी खड़ी लड़कियां अपना सर न में हिला देती हैं। वो अब समझ चुकी थी कि निया सपना देख रही है और सपने में वह हर बार की तरह इस बार भी किसी की बहुत बुरी तरह से पिटाई कर रही है। तभी ईशा जाकर साइड में रखा जग का पानी उठाती है और पूरा का पूरा पानी निया के मुख पर फेंक देती है। जैसे ही मियां के मुख पर पानी पड़ता है वो बचाव बचाव करके उठ बैठी है और सामने का नजारा देखते हैं तो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके सबको घूरते हुए पूछता है कि तुम सब यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। उसकी बातों को सुनकर सब उसकी तरफ आश्चर्य से देखने लगते हैं। आप कौन बताएं उसे बेवकूफ को कि वह सब उसके कमरे में क्या कर रहे हैं। तभी लिया बोलती है कि महारानी जी, आप सपने में जोर जोर से दहाड़ रही थी, इस वजह से हमें लगा कि आपके कमरे में कोई शेर तो नहीं आ गया जिसके साथ आप पासम पास खेल रही हो, इसलिए हम भी आपके साथ खेलने के लिए आपके ही कमरे में आ गए। उसके इस तरह की बात को सुनकर निया उसे घूरकर देखने लगती है और कहती है कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो। उसकी बातों को सुनकर अब ऐसा भी उसे कहने लगती है कि हाँ मेरी माँ, तू इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी कि हम लोगों की सुबह की इतनी प्यारी प्यारी नींद खराब हो गई और यहाँ आकर देखा तो तू तो अपने पिलो के साथ मस्त पकड़म पकड़ाई खेल रही थी। उसकी बात को सुनकर अब निया अपना मुंह बना लेती है। तभी ऐसा कुछ शरारती अंदाज में उसके पास जाकर रहती है कि वैसे ऐसा क्या हुआ था जो तुम उसे लड़के को तड़का बनाकर पीते जा रही थी। ईशा की बातों को सुनकर निया को फिर से वह सब याद आने लगता है और निया का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसे इस तरह देखकर सभी लड़कियां उसे आश्चर्य से देखने लगती है। आखिर में निया के साथ ऐसा क्या हो गया था जो उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तभी लिया फिर से पूछता है, निया बताओ तुम क्या बात थी। मियां बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ उन सबको उसके साथ जो हुआ था वो बताने लगते हैं। जैसे जैसे वे सभी निया की बातें सुन रहे थे उन सभी को तो हंसी आ रही थी, लेकिन कोई भी अभी निया के सामने हंसने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि वह अच्छे से जान रहे थे कि निया को उसे वक्त कितना गुस्सा आया होगा। लेकिन फिर भी उनकी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी और जैसे ही मियां अपनी बातों को कहकर खत्म करती है, कुछ देर वहां पर सन्नाटा छाया रहता है और फिर तभी जोर जोर से हंसी के ठहाकों की आवाज सुनाई पड़ती है। ऐसे ही मियां अपना सर उठाकर देखती है। वह देखी है कि सभी उसके ऊपर ही जोर जोर से हंसे जा रहे थे। उनकी हंसी तो मानो जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा तो अपना पेट पड़कर बेड पर ही गिर जाती है और वह जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी इस हरकत को देखकर अब किया को भी हंसी आ जाती है। निया को इस वक्त इन सभी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके ऊपर क्या बीती थी ये तो वही जानती थी और ये लोग उसका मजाक बना रही थी। वह कुछ खाने ही वाली थी कि तभी देखी है कि किया भी अब हंस रही थी। हालांकि वह इन लोगों की तरह ज्यादा नहीं हंस रही थी, फिर भी उसके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट थी जो देखने पर बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। निया तो एक तक किया को ही देख रही थी। पता नहीं उसे कितने साल हो गए होंगे किया के चेहरे पर इस तरह से प्यारी सी मुस्कुराहट को देखे। अब निया कुछ नहीं बोलती है और अभी उनके साथ मिलकर हंसने लगती है। अब पूरे कमरे में हंसी के थक्कों की आवाज गूंज रही थी। तभी हंसते हुए ईशा कहती है, तभी तो मैं सोचूं कि तेरा इतना भयानक रूप आज तक हम लोगों ने भी नहीं देखा है जो तू उसे बेचारे लड़के को दिखा आई है।
अब तो वह लड़का कई दिनों तक सो नहीं पाएगा और जब उसकी आंखें बंद होगी तो वह तेरे उसे भयानक रूप को देखकर सपने में चिल्लाता हुआ उठ जाएगा। पता नहीं उसे महीना नींद आने वाली है कि नहीं, तूने उसे इतना भयानक रूप जो दिखा दिया है। वह तो सपने में भी शादी करने को नहीं सोचेगा, उसे तो यही लगेगा कि सारी लड़कियां तेरे जैसी हैं। इतना कहकर ऐसा फिर से जोर जोर हंसने लगती है और ईशा की बातों पर अब की बार निया को भी हंसी आ जाती है। और सच में जब वह सोचती है कि उसने किस तरह से उसे लड़के को पीटा था, ये सोचकर ही उसे बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। उसे बेचारे लड़के का तो कचूमर ही निकाल दिया था। अब वह सपने में भी सामने से किसी लड़की से लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। इसी तरह से वह सभी फैंसी उठाकर करने में लग जाती हैं। अब आगे दोस्तों क्या होगा? क्या इन लड़कियों की फिर से मुलाकात उन लोगों से होगी कि नहीं, और अगर होगी तो अब की बार ये लड़कियां उन लड़कों से किस रूप में मिलेगी, लिए थोड़ा सा आपको नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में जब ये लड़कियां इन लड़कों के आमने सामने होगी तो ये स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि इस बार ये लड़कियां किसी और रूप में उनके सामने होगी और यह इन लड़कियों को बिल्कुल नहीं पहचान रहे होंगे। अब अनजाने में ही सही फिर से एक बार उनकी मुलाकात इस तरह होगी जो कि काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। स्टोरी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए और जाने से पहले प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।